Namaste all. Welcome to today's NELG 78th webinar. And today's topic is immunization versus vaccination. And topic is given today's going to given by renowned Ayurveda Acharya Vaidya Hitesh Jani ji. This is a second webinar from Dr. Ji. And just an introduction about him. He is the ex-principal of Jamnagar Ayurveda University. And he's a very popular and famous, well-known Ayurveda doctor in India. And most importantly, when everybody is fearing for corona and everybody is scratching their head to make a solution, to make a medicine, और डॉक्टर साहब ने ये करके दिखाया कि कोरोना का भी आयुर्वेद से इलाज होगा, और वो बहुत सक्सेसफुल से उनका प्रोटोकॉल्स का डिफेंड किया है, और शतम आयुर्वेदिक सेंटर के नाम पे ऊपर वो भी सक्सेसफुल रन हो रहा है. बहुत सारे पेशेंट वहाँ आकर तंदुरुस्त बन गए हैं. ना कोई not only for corona treatment, they also got treated for many other their lifestyle diseases or other any ailments. And most importantly, corona के treatment के बाद भी वो लोग तंदुरुस्त रहे. यही डिफरेंस है अदर मेडिसिन्स के और आयुर्वेदिक मेडिसिन्स के. So without wasting my time, I will invite Dr. Hitesh Jani ji to start the session on immunization versus vaccination. And please know the right meaning of immunization through Swarna Prashana. Hitesh ji, over to you. ठीक है. सभी को नमस्कार. आप मेरा आवाज सुन रहे हैं? हाँ सर, सुन रहे हैं. हाँ, तो मैं शुरू करता हूँ. और स्ट्रीमिंग चालू हो गया? हाँ सर, हो गया. अच्छा, और वो विजुअल भी दिख रहा है ना? हाँ सर, ठीक है. तो सभी को नमस्कार. मैं वैद्य हितेश आपसे NELG के थ्रू मिलते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. लोकायुर्वेद ये कॉन्सेप्ट ऐसा है. श्लोकायुर्वेद से मैं 45 साल तक श्लोकायुर्वेद का यूनिवर्सिटी का टीचिंग का काम कर रहा था. अभी ऐसा लग रहा है कि आयुर्वेद को पब्लिक में ले जाने के लिए लोकायुर्वेद की जरूरत है. जो भारत का अपना ज्ञान है, जो भारत की अपनी धरोहर है, जो अपना हेरिटेज है, उसको हम क्लासिकल नॉलेज को हम कैसे ये लोगों के पास उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी सुविधा के अनुसार, उनकी आवश्यकता के अनुसार हम दे, इसकी कोशिश कर रहे हैं. सुधीर जी, डॉक्टर कृष्ण चैतन्य से मेरी मुलाकात हुई है वर्चुअल. डॉक्टर सुधीर तो हमारे यहाँ, डॉक्टर कृष्ण चैतन्य तो जामनगर आज आए थे, हम मिले हैं. लेकिन सुधीर जी को हम वर्चुअली ही मिले थे और मिले हैं. लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे उससे जुड़ने का बहुत आनंद मिला है. और मैं मेरे विषय के ऊपर आ रहा हूँ. आज का विषय जो आपके सामने पोस्टर रखा गया था, वो कि भाई वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन दो वर्ड है. अब वर्सेस है कि क्या है वो तो आप लोग तय करिए, लेकिन मैं कुछ उसमें डिफरेंट मानता हूँ. हम लोग वैक्सीनेशन को बड़ा साइंटिफिक मानते हैं, वैक्सीनेशन को बड़ा हम प्रगतिशील मानते हैं. और वैक्सीनेशन नहीं किया तो हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन खत्म हो जाएगी. और इस कोरोना के समय तो हम लोग वी आर वेटिंग फॉर कोरोना वैक्सीन. और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो या कैम्ब्रिज हो या भारत बायोटेक हो, मतलब बड़ी बड़ी ICMR से लेके WHO तक सब लोग वैक्सीन की बात कर रहे हैं. पिछले 10 महीना, आज दिस इज द लास्ट डे ऑफ अक्टूबर, हमने इंतजार ही कर लिया कि भाई दवाई आएगी, कोरोना की दवाई आएगी. और साथ में वो लोग कहते हैं कि वैक्सीन की ट्रायल फेज 1 चल रहा है, सेकंड चल रहा है, थर्ड चल रहा है. तो हमको उसी एक सो कॉल्ड साइंटिफिक सिस्टम में बांधा जा रहा है. बड़ा डेंजरस. मैं आपको बताने वाला हूँ. मैं बहुत डॉक्यूमेंट के साथ, बड़े दावे के साथ, बड़े एक्सपीरियंस के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने में यह विषय रखने जा रहा हूँ. जिस वैक्सीन का आप इंतजार कर रहे हो, मैं तो अभी छोटी बच्चों के वैक्सीन और जनरल वैक्सीन की बात करूंगा. कोरोना वैक्सीन भी उसी प्रकार की चर्चा, उसमें आप समझ लेना. मुझे लगता है मुझे आगे बढ़ना चाहिए.
मैंने वर्सेस तो नहीं लिखा, लेकिन मैंने इतना जरूर आपको बताया कि इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन क्या करना है, व्हाट वी वांट। हमको इम्यूनाइजेशन चाहिए तो वी आर इन फेवर ऑफ इम्यूनाइजेशन, हमको इम्यूनाइजेशन का सपोर्ट करना चाहिए, हमको चाहिए, वो बराबर है। लेकिन इम्यूनाइजेशन के नाम पे, रोग प्रतिरोधक क्षमता के नाम से हमको अगर वैक्सीन दी जाती है तो बड़ा डेंजरस है। और उसका रेफरेंस में मैं आज सुवर्ण प्राशन के बारे में बताऊंगा। मैं हर विषय में बता सकता हूं, लेकिन एट ए टाइम इम्यूनाइजेशन की एक चर्चा जो हमारे शास्त्रों ने की है वो आपके सामने मैं रखूंगा कि आप कोरोना की अलग वैक्सीन, सार्स कोवी की 1 की अलग वैक्सीन, कोविड सार्स 2 की अलग वैक्सीन, स्वाइन फ्लू की अलग वैक्सीन, आपको जितने, फिर पोलियो की अलग वैक्सीन, आपके बॉडी में कितने वैक्सीन डाले जा रहे हैं और वो क्या हो रहा है, कुछ तो बात मैं जरूर करूंगा। लेकिन वैक्सीन के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क, और जो मैं बताऊंगा वो वेस्टर्न वर्ल्ड का समस्या है, वो उन्होंने भी क्या समस्या मानी है वो आपके सामने रखने वाला हूँ। उसका जवाब उनके पास नहीं है, जवाब भारत के पास है, आयुर्वेद के पास है, हमारे पास है। तो जो समस्या उन्होंने खड़ी की है वो आपके सामने शुरू में रखूंगा, जिसका उसने नाम दिया है वैक्सीनाइजेशन। बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े वायरोलॉजिस्ट, इम्यूनोलॉजिस्ट बात इम्यूनिटी करते हैं, लेकिन वो देते हैं आपको वैक्सीन। और वैक्सीन के इंतजार में पूरा दुनिया, पूरा वर्ल्ड थक चुका है, लेकिन आई नहीं, और आएगी तो क्या होगा वो आप अभी देखेंगे। मैं आपको कुछ दावे के साथ, कुछ ठोस चीज के साथ बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है, ए नेशन एज ग्रेट एज इट्स कॉमन मैन। कोई एक महान आदमी बन गया, ये महान आदमी ने बोला है। स्वामी विवेकानंद जी को हम क्या नहीं जानते, कौन नहीं जानता। तो ए नेशन एज ग्रेट एज इट्स कॉमन मैन। देखो, आपके पास साइकिल है, 2 पहियों में जोड़ने वाली है चेन, साइकिल की चेन। उनकी अगर अगर जो लिंक है, कड़ी है, वो 100 है, 99 लिंक मजबूत है, लेकिन एक लिंक कड़ी घिस गई है, टूटने वाली है, वहां से टूट गई, तो 99 लिंक बहुत मजबूत है, उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि पूरी चेन टूट जाएगी। गले का हमारा सोने का हार है, वो एक एक लिंक से बना हुआ है, एक एक मोती डाला गया है। मोती सब अच्छे हैं, लेकिन उसकी जो लिंकेज है, उसकी लिंक है, कड़ी जो है, वो अगर एक भी पतली हुई, एक में भी कोई मुश्किल आ गई, वो घिस गई, उसमें कुछ एरर आ गया और वो टूट गया, तो फिर आपका वही चेन लाखों का, करोड़ों का चला जाएगा। तो भारत में कोई एक बड़ा महान आदमी हो गया, वो अच्छा है, सौभाग्य है, उसके माता पिता ने जन्म दिया, वो भारत का नागरिक है, महान आदमी, हम पूज्य भाव से उसकी पूजा करेंगे। लेकिन देश उससे महान नहीं बनता, देश बनता है छोटे छोटे आदमियों की महानता से। तो ए नेशन एज ग्रेट एज इट्स कॉमन मैन, ये कॉमन मैन के लिए लोकायुर्वेद की मैं बात आपके सामने रखता हूँ। मेरा प्रश्न आपको है, क्या टीकाकरण ही रोग प्रतिकारकता है? देखो, इम्यूनाइजेशन का मतलब है रोग प्रतिकारक या रोग प्रतिरोध या व्याधि प्रतिबंध, व्याधि आने ही ना दे, उसको हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन। लेकिन वैक्सीनेशन, उसका जो शब्द है, वो दोनों एक नहीं है। मैं आपको बड़ा बराबर समझाने की कोशिश करूंगा। मैं शिक्षक हूं, मेरा इस विषय में 15 साल का काम है। भारत के सामने एक बड़ी एक समस्या की जा रही है, क्योंकि यूनिसेफ हमारा चित्र क्या दिखाता है, और मैं उसको यूनिसेफ को उसमें दोष नहीं दूंगा। भारत का हेल्थ इंडेक्स में हम कहाँ है? 200 कंट्री का अगर लिस्ट बनता है तो हम 150 के बाद है, 150 के बाद है। हम सिंगापुर नहीं है, हम फिनलैंड नहीं है, हम नॉर्वे नहीं है, हम स्विट्जरलैंड नहीं है। छोटे छोटे कंट्री हमसे हेल्थ इंडेक्स में, पैसे में, सुख में, जीडीपी में, सोकोल जो भी क्राइटेरिया है। मैं इकोनॉमिक क्राइटेरिया की चर्चा करने वाला आदमी नहीं हूं, बिकॉज आई एम नॉट इकोनॉमिस्ट, मैं वैद्य हूं। लेकिन हेल्थ इंडेक्स में भारत का स्थान 200 में 150 के बाद, और कभी ऊपर जाता है, नीचे जाता है, लेकिन कभी भी हम पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे नहीं है। हम 150 देशों से पीछे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका प्रॉब्लम क्या है? ये यूनिसेफ की वेबसाइट में भारत का चित्र है। एक बच्ची खड़ी है, छोटा बच्चा बैठा है, आधा कपड़ा पहना है, नहीं पहना है। एक
उसके पलने में, झूले में जो एक गांव की महिला है, भारत तो गांवों का देश है, 3 बच्चे और एक उसकी वो जो माँ है उसके पेट में है। ये चारों बच्चे बच्चे तो ईश्वर का स्वरूप है, लेकिन इस 4 बच्चे क्या अपनी उम्र तक टिक पाएंगे? वो हेल्दी है या हेल्दी रह पाएंगे? या उनका कुल मिला के जो भारत बनता है, इस एक परिवार का भारत बनता है, तो भारत बहुत पीछे है। और वो उसमें भी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में हम बहुत पीछे हैं। ऐसी स्थिति है कि एक बच्चा 1000 बच्चे जन्मते हैं तो उसमें से 43 बच्चे 1 महीने में या 3 महीने में मर जाते हैं। ये तो 1000 की वो संख्या इन्फेंट की बताई गई, लेकिन फिर बच्चे बड़े होते हैं, कुपोषण के शिकार होते हैं, उस कुपोषित महिला बनती है, उनके बच्चे। भारत बहुत बड़ी 1000 साल से हम सिर्फ गुलाम नहीं है, लेकिन हम बहुत समस्याग्रस्त है। हमारी बड़ी एक समस्या है जो मुझे आज कुछ बतानी है। उसमें से एक पार्ट जो हमारे ऊपर थोपा जाता है, जो हमारे ऊपर लादा जाता है कि आप अनपढ़ हो, गँवार हो, आपका हेल्थ ठीक नहीं है, आपको वेस्टर्न पैरामीटर से चलना होगा, तभी आप ठीक हो पाओगे। मैं हर बात को चैलेंज अभी नहीं कर सकता। हम हर बात को चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो कोई बात करते हैं सो कॉल्ड साइंटिफिक, वो कितनी साइंटिफिक नॉनसेंस है, वो कभी भी में हम बता सकते हैं, भारत के बहुत लोग बता सकते हैं। हम ऐसे लोगों ही NALG के साथ जुड़ सकते हैं और वही सही बात कह सकते हैं आपको। तो मैं उसमें से कुछ ऐसी बात आपको कहने वाला हूँ, उसमें सिर्फ मैं वैक्सीनेशन की, इम्यूनाइजेशन की बात कहने वाला हूँ। ये जो चित्र है अमेरिका का है। ये अमेरिका का एक वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड बच्चों का एक सर्वे हुआ। देखो, अनवैक्सीनेटेड बच्चे हैं और बाकी जो फर्स्ट से लेकर लास्ट, सेकंड से लेकर लास्ट तक वैक्सीनेटेड है। 100 बच्चों में या 100% वैक्सीनेटेड बच्चों में से जो वैक्सीनेटेड नहीं थे उसका स्टेटस क्या था, और जो वैक्सीनेटेड है उसमें क्रोनिक इलनेस कितनी थी, एक्जिमा कितने थे, न्यूरोलॉजिकल कितना डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हुआ था, ऑटिज्म, ADHD, लर्निंग डिसेबिलिटी, एलर्जिक राइनाइटिस। ऐसे मैं और बढ़ा सकता था ये चित्र, लेकिन मुझे बात तो यही कहनी है कि वैक्सीन करने से क्या क्या दिक्कत होती है वो मैं नहीं बता रहा हूं। ये अमेरिका का ये CDC, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का रिपोर्ट है। तो वैक्सीन और वो ये वहां का पेरेंट एसोसिएशन, उन्होंने इसके ऊपर सर्वे किया और जब ये उसको मिला तब वो अमेरिका के पेरेंट्स वो चौंक गए, डर गए कि ये वैक्सीन अच्छा है या बुरा है। नॉन वैक्सीनेटेड बहुत कम बच्चे थे, लेकिन वो हेल्दी थे। वैक्सीनेटेड बच्चे बहुत थे, लेकिन वो अनहेल्दी थे। और हेल्थ का क्या क्या प्रॉब्लम है वो आप देख रहे हैं। ये भारत के बच्चों का मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, ये अमेरिका की वैक्सीन से क्या होता है वो स्टडी ग्रुप ने एक रिपोर्ट जो रखा है उसका मैं ये आपके सामने चित्र रख रहा हूं कि क्या प्रॉब्लम है। तो मैं कुछ अभी किताबों का लिस्ट या यूट्यूब वीडियो के टाइटल या कुछ ब्लॉग का टाइटल आपके सामने रख रहा हूं। वैसे डॉक्टर्स बताते हैं आपके हेल्थ के बारे में, लेकिन एक टाइटल है व्हाई डॉक्टर डोंट वैक्सीनेट देयर ओन किड्स। अपने बच्चे को क्यों वैक्सीन नहीं देते हैं डॉक्टर। वो किताब है, उसमें स्टोरीज है, बहुत से डॉक्टर्स ने उसमें लिखा है कि मैं मेरे बच्चे को क्यों वैक्सीन नहीं दे रहा हूँ, और मैं बाकी बच्चों को तो वैक्सीन दे रहा हूँ। मेरा वैक्सीनेशन सेंटर है, तभी मुझे एक सर्टिफिकेट मिलता है कि मेरा क्लिनिक ठीक है, लेकिन मैं मेरे बच्चों को क्यों नहीं देता हूँ, ये आपको सोचना पड़ेगा। या आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। एक बच्चों के 3 प्रश्न है, वो अमेरिका के हैं या भारत के हैं। वो पूछते हैं कि वैक्सीन सेफ है, आर वैक्सीन सेफ, आर वैक्सीन इफेक्टिव। क्या जिसके लिए आप दे रहे हो उसके लिए क्या इफेक्टिव है। पोलियो के लिए वैक्सीन दे रहे हो तो सही में वो पोलियो को ठीक करता है या पोलियो से प्रोटेक्ट करता है। और ये अगर ठीक भी है, सेफ भी है, तो कितना जरूरी है वो तो हमको बताओ। ये यक्ष प्रश्न मैंने लिखा है, ये बच्चों का, ये किड पूछ रहे हैं हमको, सोसाइटी को। NALG का ऐसा ग्रुप है कि जो ग्रुप में साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स है, रिसर्चर्स है,
कुछ समझने चाहते हैं और मेरे व्यूअर संख्या में कम होते हैं, लेकिन हमारे पार्टिसिपेंट्स, हमारे व्यूअर जो है वो दुनिया को कुछ मैसेज दे सकते हैं। तो ये बाल यक्ष प्रश्न आप भी ढूंढिए, वेबसाइट पे ढूंढिए। मैं तो इसका ही खोजी छात्र हूँ, मैं आपके सामने वो रखूंगा जो जो हमें मिला है। तो व्हाट योर डॉक्टर में नोट टेल यू अबाउट चिल्ड्रंस वैक्सीनेशन, ये दूसरी किताब है, ऑथर का नाम लिखा है कि डॉक्टर वैक्सीन के बारे में क्या आपको नहीं बताता, वो इस किताब में बताया गया है। ये दूसरी कहानी, स्टोरी, किताब। आप एक तो ये पूछा गया अगर वैक्सीन सेफ है, ठीक है, लेकिन हम ज्यादा तो नहीं दे रहे। मैं अभी लिस्ट आपको दूंगा कितने वैक्सीन है। 72 वैक्सीन। आप जिंदगी भर वैक्सीन देते रहो, पोलियो की देंगे, फिर डीटीपी की देंगे, फिर उसकी देंगे, फिर अभी कोरोना आ गया। ये वैक्सीन का बाजार क्या है, वैक्सीन से क्या हो रहा है, वो बच्चा, आपका बच्चा आपको पूछ रहा है, भारत का हर बच्चा पूछ रहा है, लेकिन उसकी जुबान पे ताला है, वो नहीं बता सकता। इतना ही वो आंखों से अगर आप पूछ सकते हो, तो मैंने उस बच्चों के प्रश्न आपके सामने रखे हैं। ये एक बड़ा महिला संस्था हो, अगर कोई महिला देख रही हो इसको, तो मैं आपके सामने प्रश्न रखता हूँ। ये एचपीवी वैक्सीन जो होता है महिलाओं के लिए होता है, वो गर्भाशय के कैंसर को रोकता है, ऐसा बोला जाता है। और बड़ी बड़ी विमेन ऑर्गेनाइजेशन उसका एक बड़ा मुहिम चलाते हैं। विमेन्स हेल्थ डे के दिन या उस दिन शुरू करते हैं और गाँव में जाके सर्विक्स का कैंसर नहीं है वो चेक करते हैं। उस चेक करने में क्या बड़ा रैकेट है, मैं थोड़ी बहुत जरूर बताऊंगा मुझे वैसे बच्चों के वैक्सीन के बारे में। लेकिन भारत की महिला भी अनसेफ है, विश्व की महिला अनसेफ है। मैं उस मातृशक्ति जहां मेरा आपका जन्म हुआ है, उस जगह को कैसे बहुत खराब ढंग से उसको रिस्क में डाला जाता है। उनकी समस्या है, उनके डिजीज है, हाइजीन प्रॉपर नहीं है और उसके बहुत से परिणाम है, उसमें मैं असहमत नहीं हूं। लेकिन उसका इलाज वैक्सीन है क्या, या वैक्सीनेशन से उसका गर्भाशय को आप सेफ रख पाओगे, या हाइजीन आपको रखना है? तो हाइजीन वर्सेस वैक्सीन, उसमें इम्यूनाइजेशन तो कोई बात ही नहीं आती। तो आपको क्या करना है, आपको सोचना पड़ेगा। ये बड़ा एक एक्सपोज हुआ एचपीवी वैक्सीन, जो मैं जिस वैक्सीन की बात कही, वहां ये अमेरिका में ही ये महिलाओं के वैक्सीन के बारे में एक बड़ा हैवॉक हुआ और बड़ी चर्चा हुई है। और उसके बारे में बहुत डाउट वहां की महिला संस्थाओं ने उठाई, वहां के गायनेकोलॉजिस्ट ने भी उठाए। कभी आप उसको, उस किताब को भी पढ़िए। अभी थोड़े साल से स्वाइन फ्लू के बारे में आप जानने लगे, पहले नहीं सुना था आपने। लेकिन स्वाइन फ्लू की दवाई टेमीफ्लू आई 11 मंथ के रिसर्च के बाद। जैसे अभी 10 महीना हो गया कोरोना की वैक्सीन नहीं आई, लेकिन स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, और उसकी दवाई आ गई जब टेमीफ्लू करके। वो टेमीफ्लू इंडियन मार्केट में, भारत के बाजार में 1300 रुपयों की मिल रही थी, प्राइवेट में तो मिलती नहीं थी। 1300 रुपीज में आया और बहुत से अच्छे अच्छे सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव स्टेट ने उसको लिया। अरे हम तो बहुत बड़े प्रोग्रेसिव स्टेट है, हम तो स्वाइन फ्लू की वैक्सीन देते हैं और ये भारत के लोगों को, मेरे स्टेट के लोगों को मैं बचाऊंगा। लेकिन उसी टेमीफ्लू के बारे में डब्ल्यूएचओ के साइंटिस्ट ने बताया, जो डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट में था और डब्ल्यूएचओ ने उसको प्रमोट किया था, यही विश्व स्वास्थ्य संगठन। आज फिर से उसके ऊपर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। मैं बहुत खुल रही है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं। उस समय भी ये हुआ था, दब गया। उसी डब्ल्यूएचओ के साइंटिस्ट वही कोई एक कंपनी के साथ जुड़े थे और टेमीफ्लू से प्रॉब्लम होता है, वो बात आ गई। जैसे अभी रेमडेसिविर 4 महीने तक यूज की, खरबों खरबों रुपए की, और अभी हमारी आईसीएमआर कहती है कि अनसेफ है, उससे ये प्रॉब्लम हो रहा है, कोरोना के लिए ठीक दवाई नहीं है। पहले भी कहाँ ठीक थी, पहले भी वो प्रोटोकॉल तो कोई आपका फाइनल नहीं है, कौन सी दवाई यूज करेंगे। लेकिन फिर बहुत उसके ऊपर बड़ी दूसरी कंपनी आ गई, जो उसकी प्रतिस्पर्धी फार्मा कंपनी ने एक्सपोज करवाया, वर्ल्ड के मीडिया ने उसको देखा, डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट से हटाना पड़ा और सॉरी बोलना पड़ा। तो आप बाजार में कुछ भी डाल डंप कर देते हो, हमको क्या गिनी पिग समझ रहे हो? और वो भारत जितना बड़ा बाजार आपको मिल रहा है, कोरोना की वैक्सीन आएगी तो फायदा किसको होगा? 70 लाख, और थोड़े दिनों में 1 करोड़ लोग वैक्सीन के लिए लायक। वैक्सीन तो सबको देंगे, लेकिन स्वाइन कोरोना जिसको हो गया था और जिसको ये
ट्रीटमेंट दी गई, उसका वो दिया गया, ऐसे 1 करोड़ लोगों को आपने कितना डैमेज कर दिया, आपने कुछ दवाई दी। और वैक्सीन के बारे में तो कब पता चलेगा? सरकार तो मुफ्त देने वाली है। अरे सरकार मुफ्त दे तो क्या हुआ? मुफ्त में आपको कोई जहर दे या कोबरा का बाइट करवाए और आपको बोले कि एसी जैसा लगेगा और आपको 1 लाख रुपया देंगे, आप कोबरा का बाइट लीजिए या स्कॉर्पियन बाइट आप लीजिए, तो ये बातें कैसे चल सकती है? सरकारों को जुटलाया जाता है, सरकारों को फंसाया जाता है। ये बड़ी फार्मा कंपनी की बड़ी ये वैक्सीनेशन, सोशल वायलेंस एंड क्रिमिनलिटी, ये इसके ऊपर बहुत बड़ा डिबेट हुआ है। ये किताब भी आप पढ़िए, ये रिपोर्ट है। हाँ, फ्लू वैक्सीन का भी इस तरह से स्कैम है। ये कोविड जो है फ्लू का ही प्रकार है। सार्स 1, सार्स 2, कोविड 2, वहां से फिर ये कोविड जो वैक्सीन, अभी कोविड नाम जो दिया गया, एक्चुअली वो फ्लू का ही एक प्रकार है। तो उसका एक बड़ा स्कैम है। और आपके बच्चे को वैक्सीन से क्या हो रहा है, वो मैंने पहली स्लाइड में बताया। एक्जिमा, उसको स्किन एलर्जी, और स्पेसिफिकली उसमें जो यूज होता है एल्यूमिनियम सल्फेट, मैक्सिमम पोलियो की वैक्सीन वगैरह में कुछ बताने की कोशिश करूंगा समय के हिसाब से, लेकिन उसके ब्रेन को डैमेज करते हैं हम। हमारे बच्चे का ब्रेन को हम डैमेज करते हैं। और वो रिपोर्ट मेरा नहीं है, मैं आयुर्वेद आचार्य हूं तो मैं उसका विरोधी नहीं हूं, इसलिए वैक्सीन वर्सेस इम्यूनाइजेशन में कहना ही नहीं चाहता हूं। मैं तो वैक्सीन क्या है वो बताना चाहता हूं। आप देखिए, फिर आप तय करिए। मैं तो बच्चों को रोग प्रतिकारक क्षमता देने के हक में हूं। दुनिया भर के लोग, साइंटिस्ट, वैद्य सब एक मत है कि रोग प्रतिकारक क्षमता चाहिए, लेकिन वैक्सीन से ही आएगी। ये बड़ा विचित्र विडंबना, वैज्ञानिक साइंटिफिक नॉनसेंस में इसको कहता हूं। तो मेरी एक आपको गुजारिश है कि आप अपने नॉलेज बढ़ाइए वैक्सीन के बारे में। मैंने कुछ बताया, लेकिन कुछ मैं अभी फैक्ट बता रहा हूँ। वो तो एक नॉलेज थी, इंफॉर्मेशन थी, लेकिन कुछ फैक्ट बताऊंगा ये वैक्सीन के बारे में। हाँ, तो मेडिकल फ्रॉड हिस्ट्री वैक्सीन की तो है, वो बड़ा इकोनॉमिक फ्रॉड और कॉन्स्पिरेसी बोलो या फ्रॉड बोलो या स्कैम बोलो, वो तो हुआ ही है। मिलिट्री में ये घुस गया था, अमेरिकन आर्मी ने उसको पकड़ा। ये यूएस आर्मी को पता चला कि उनके उनके ऊपर ये चला गया। आर्मी मैन को वैक्सीन दिया था, उसका वो रिपोर्ट आप देखिए वहां के एयरफोर्स का। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि इज वैक्सीनेशन सेफ, ये डब्ल्यूएचओ को पूछा गया है। किसने पूछा? वैक्सीन के सेफ्टी के बारे में ओपन लेटर, ये डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट में पहले था, अब निकाल दिया गया है, लेकिन मैं उसकी सिग्नेचरी कंट्री का नाम अभी बताऊंगा। भारत तो है नहीं उसमें, भारत कभी प्रश्न पूछता ही नहीं, भारत तो फॉलो ही करता है। जो भारत को दुनिया फॉलो करती थी, विश्व गुरु था, आज वो इतना पता नहीं हमें क्या हो गया है कि हम तो ऐसे बड़े बड़े लोगों को फॉलो करने वाले हैं। हमको तो अमेरिका ही बनना है, हमको तो यूके ही बनना है, हमको तो बस हमारा मॉडल, हमारा आइकॉन भारत है ही नहीं। विवेकानंद हमारा मॉडल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप होगा या सो कॉल्ड कितने बड़े कैनेडी होंगे, वो उसके कंट्री के लिए है, हम उसको प्रणाम करते हैं, नमस्कार कहते हैं। लेकिन ये यूरोप के लोगों ने और बाकी कंट्री का नाम देखिए, उन्होंने डब्ल्यूएचओ को प्रश्न पूछा है। अमेरिका नहीं है ऑफ कोर्स इसमें, क्यों नहीं है थोड़ी चर्चा करेंगे। प्रश्न एक है कि इज इट रियली साइंटिफिक, वैक्सीन के बारे में पूछा है 1 2 3 4, क्योंकि सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन है फैक्ट में। जो फैक्ट दिए जाते हैं कि पोलियो की वैक्सीन इस तरह से देते हैं, और उसके जो रिसर्च हुए हैं, जो जैसे अभी अभी आपको फैक्ट दिए जाएंगे कि कोरोना की वैक्सीन पार्ट 1, मतलब फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फिर ह्यूमन ट्रायल, ऐसा जब आपके सामने लगेगा आपको बहुत साइंटिफिक लगेगा। लेकिन जो उनके फिगर्स है, डॉक्यूमेंट है, फिर उसकी जो मेथोडोलॉजी है, एसओपी है, वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन करने वाली होगी। एक बार आने दीजिए, मैं आपके सामने रखूंगा उस वैक्सीन के बारे में। जो भी नई वैक्सीन आती है तो उनकी जो प्रोसेस है, एक तो कॉन्ट्राडिक्शन है, और उसके रिसर्च की प्रोसेस में जो दिया जाता है वो प्रोसेस भी हार्मफुल है। वो तो प्रूव्ड हार्मफुल है, वो किताबों में था, लेकिन साइंटिस्ट ने ये पूछा है। और ये प्रश्न किसने पूछे हैं? कंट्री का नाम तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन ये प्रश्न पूछे हैं या तो उस कंट्री के हेल्थ मिनिस्टर ने, या तो वहां के हेल्थ हेल्थ की अथॉरिटी, जो जैसे हमारे आईसीएमआर है या काउंसिल है, मेडिकल काउंसिल है, ऐसे लोगों ने पूछा है। वैक्सीन कंट्रोल ग्रुप और कोई भी रिसर्च होता है तो ट्रायल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप होता है। तो कंट्रोल ग्रुप
को भी आप प्लेसिबो भी अच्छा नहीं दे पाए इस वैक्सीन की ट्रायल में, और वो भी हार्मफुल थे। तो आप प्लेसिबो जो कंट्रोल ग्रुप है वो भी खतरनाक था। आपका ट्रायल ग्रुप तो बहुत खतरनाक ही है, वो मैंने अगर आपके बताया। और दूसरा ये बताया कि एज, जेंडर, उसके बारे में कोई रिपोर्ट आपके पास नहीं। ये कोरोना की वैक्सीन अगर आएगी तो महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित होगा। प्रेग्नेंट लेडी के लिए ठीक है, अगर उसका तीसरा मंथ चल रहा है तो उसको लेना कि नहीं, वो स्टडी आपके पास है, नहीं होगा। फिर 10 साल से छोटे बच्चे हैं, उसको देना चाहिए। फिर जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है उसको दे सकते हैं। ऐसा आपके पास कोई जेंडर, एज, ऐसा ग्रुप जो आप बताएंगे वो जनरल होगा, और जनरल अभी तक का था। आप कोरोना में क्या देंगे वो लेकिन वो सब नॉन साइंटिफिक वे में आपके पास आता है। लेकिन साइंटिस्ट लोगों से बुलवाया जाता है या डॉक्टर से, ये सफेद एप्रन पहन के जैसे कोलगेट बेचा जाता है, उसी तरह से वैक्सीन हमारे बड़े बड़े नेताओं के द्वारा बेची जाएगी, बड़े बड़े अभिनेताओं के द्वारा बेची जाएगी, जो बेची जाती है ऑलरेडी। 2 बूंद जिंदगी के कौन बोलते हैं? बड़े बड़े नेता, अभिनेता बोलते हैं। लेकिन 2 बूंद जिंदगी के या जहर के 2 बूंद क्या है, वो तो आप ही तय करिए, मैं उसमें क्या बताऊं। आज जितने भी रिसर्च हुए, चलो रिसर्च भी हुआ तो वो प्राइवेट है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी किसने बताया? उसका कौन, उसकी सिस्टम क्या है? गवर्नमेंट का है वो। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उसको छोड़ो, फार्मा कंपनी बनाती है वो वैक्सीन। तो फार्मा कंपनी को किसने राइट दिया? वो तो अपने माल बनाने के लिए। तो मैं अगर मोबाइल बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा ना मेरा मोबाइल अच्छा है। मैं अगर साबुन बेचूंगा, उसके पहले मैं साबुन का रिसर्च करूंगा, तो मैं तो वही बताऊंगा कि मेरा साबुन है वो अच्छा है। तो जो फार्मा कंपनी वैक्सीन बनाने वाली है, वही अगर उसका रिसर्च करे, उसके लिए अलग बॉडी नहीं है। और इंडिविजुअल बॉडी यानी कि हमारा शरीर है, सबका अलग है। तो क्योंकि आप एक ही टाइप के लिए हर हर हजारों लाखों आदमियों को ट्रायल, तो एक तो बहुत छोटा ग्रुप होता है, 1000 लोगों में भी अपने ट्रायल नहीं किया, और आप बताते हैं करोड़ लोग वो ले पाएंगे। तो थोड़ा ये मेडिकल कैंप, फार्मा कैंप था। अब जो WHO का ये सब डॉक्यूमेंट दिया है, उसमें सिग्नेचर इससे फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, नेदरलैंड, बेल्जियम, स्पेन, हंगेरी, बल्गेरिया, पोलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, यूके, सबने पत्र लिखा है कि इज वैक्सीन सेफ। और उसके हेल्थ मिनिस्टर ने पूछा है, उसके प्राइम मिनिस्टर ने पूछा है। ये कंट्री आपको एक छोटी कंट्री लगती है? ओपन लेटर WHO की वेबसाइट में पहले था, लेकिन अभी निकाल दिया है। तो बड़ा डाउट वैक्सीनेशन के ऊपर है। मैं नहीं उठा रहा हूँ ये प्रश्न, ये NLG ने पहली बार नहीं उठाया, ये जो डेवलप कंट्री है वहां भी ये क्वेश्चन खड़ा हो गया है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलेगा, और हम लोग उसके गुलाम बन जाएंगे, और उसी तरह से कोरोना की वैक्सीन भी आ जाएगी। तो बड़ी बड़ी बातें तो करी वैक्सीन के बारे में। मुझे और एक दो बातें करनी है जो आप अभी चौंक जाओगे, क्योंकि ये जो है वो एक्सपोज हो चुके हैं। देखो, भारत में ही ट्रायल लिए जाते हैं। भारत में जो ट्रायल लिया गया था, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के थोड़े बच्चों के ऊपर कुछ वैक्सीन का बिना बताए, बिना परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कुछ ऐसे NGO के थ्रू, कुछ ऐसी सो कॉल्ड साइंटिफिक टीम के थ्रू, कुछ ऐसे डॉक्टर्स के थ्रू, ऐसे 5000 बच्चों के ऊपर एक बड़ा उन्होंने ट्रायल लिया, और वो पता चल गया कि एक बड़ा गंभीर बच्चों के ऊपर वैक्सीन का ट्रायल लिया जाता है, जो बिना परमिशन, गैर कानूनी तरीके से, गैर कानूनी मेथड से लिया गया था। कुछ बताया कुछ, किया कुछ, और उसका अभी केस है जो, वो पहले हाई कोर्ट में गया, अभी सुप्रीम कोर्ट में है। और वो करने वाले कौन है मैं आपको बताऊं, वो बिल गेट्स फाउंडेशन, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का चेयरमैन ने बोला कि मैं अभी रिटायर हो गया हूं और मैं अभी चैरिटी करूंगा। तो बिल गेट्स और उसकी पत्नी के नाम का जो फाउंडेशन है, उनके ऊपर भारत में इलीगल काम करने का, ट्राइबल बच्चों के ऊपर का ये ट्रायल करने का मुकदमा भारत की सरकार में चलता है। वो कहते हैं मेरा खून खून है, यानी फिर हमको बोलना पड़ा तुम्हारा खून खून है और हमारा खून पानी है। हमारे बच्चे अगर गरीब है, हम वनवासी इलाका में रहते हैं, हम अनपढ़ है, तो आप हमारे ऊपर कोई भी ट्रायल कर सकते हो?
ये बड़ी एक विडंबना हमारे सामने आ गई है, ये खुल चुके हैं। और मैं ये बिल गेट्स कहता है मैं चैरिटी करता हूँ, कहता है कि मैं वैक्सीन का रिसर्च करता हूँ, उनकी बड़ी कंपनी है। देखिए मैं अभी और जो फैक्ट बताऊंगा आप डर जाओगे। तो भारत के बच्चों में, अफ्रीका के बच्चों में, बहुत ऐसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री या गरीब देशों में, अनपढ़ देशों में हमको मूर्ख बना के, हमारी सरकारों को मूर्ख बना के ये सब चलता है। और वो चलने वाला खुल चुक उसका खेल पता चल गया है, उसके ऊपर ट्रायल चल रही है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। और उनके अंदर क्या चल रहा है, ये बिल गेट्स का फैमिली का चित्र है। उनके 2 बच्चे कितने स्वीट बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं, पूरा अच्छा परिवार है, हमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन उनके डॉक्टर ने, उनका जो फैमिली डॉक्टर है, उन्होंने बताया कि बिल गेट्स तो बहुत अच्छा आदमी है, बड़ा हंसी है। उनके पर्सनल फिजिशियन ने बताया कि उनके बच्चों ने कभी वैक्सीन नहीं ली। जो दुनिया भर को करोड़ों अब्जों रुपये का बिजनेस करता है वैक्सीन का, सो कॉल्ड चैरिटी करता है, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को वैक्सीन नहीं दिया है। ये बिल्कुल आप समझिए कि दुनिया में क्या चल रहा है। तुम्हारा खून खून है, हमारा खून पानी है। मुझे अगर चैट बॉक्स में कुछ लिखिए, आपको क्या लग रहा है, ये क्या समस्या मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे बता रहा हूं, मुझे जेल में ले जाए, लेकिन ये बात हमारे देश में चल रही है। तो वैक्सीनेशन का क्या चित्र है, जिसको आप बहुत साइंटिफिक मानते हो, बहुत मानवता का कार्य मानते हो, सरकार भी अब मानती है कि ये हमारी बहुत बड़ी फर्ज हम निभा रहे हैं, बच्चों को हम बचा रहे हैं। और वैक्सीन की और डिटेल बात करूंगा तब आपको लगेगा कि हमने अभी तक इतना क्या कर दिया है, हम कहाँ जा रहे हैं। अगर वैक्सीन बनाने वाला आदमी अपने बच्चों को वैक्सीन नहीं दे रहा है और वो उसका पर्सनल फिजिशियन बता रहा है और वो डॉक्यूमेंट है, वो मेरे पास अकेले के पास नहीं है, लेकिन दुनिया को पता ही नहीं है। एनईएलजी को तो वेबिनार में बताना पड़ता है व्हाट इज वैक्सीनेशन, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, वर्सेस है क्या, सेम है क्या है। तो ये डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट में बहुत बहुत बड़ा औषधि मार्केट का ये रैकेट है, और उसमें बहुत फंडिंग जो है प्राइवेट प्लेयर्स है, ये बिजनेस करने वाले लोगों ने ये सब चलाया है। तो मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जितने भी बाकी रिसर्च होता है, खुद का तो है फाउंडेशन रिसर्च का, लेकिन जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स है, डब्ल्यूएचओ को भी फंडिंग करने वाला, अभी जितनी भी वैक्सीन बन रही है, आपको बताया जाता है भारत बायोटेक, हमको लगता है ओहो आत्मनिर्भर भारत, लेकिन कैसे वहां से बेसिक मटेरियल आता है, कैसे हमारा ऑक्सफोर्ड के साथ टाइप है, कैसे हमारा कैम्ब्रिज के साथ टाइप है, कैसे हमारे साइंटिस्ट को ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है, कैसे बेसिक जो रॉ मटेरियल आता है। हमको बताया गया 4 महीने के बाद कि अब कोरोना का टेस्टिंग किट भारत में बनेगी। पहले तो चाइना ने बेच दी, कोरिया से या छोटा छोटा कंट्री हमको बेच रहा था। हमारी सरकार तो अच्छे भावना से वो कर रही थी कि चलो कोरोना का टेस्टिंग हो, टेस्टिंग हो, टेस्टिंग हो, लेकिन वो कीट का कितना बड़ा एक बिजनेस था। और फिर बताया कि हम अब बनाएंगे हमारी कीट, लेकिन वो कीट का बेसिक मटेरियल कहाँ से आया? वो साइंटिफिक सो कॉल्ड साइंटिफिक इंस्टीट्यूट, या जो वो प्राइवेट है या भारत की है, भारत सरकार की है, और वो प्राइवेट प्लेयर उसमें कितना सपोर्ट करते हैं, और उनको ऊपर से कितना सपोर्ट है जो टोटली प्राइवेट है। वर्ल्ड की ये सिस्टम आप जरा देखिए, और ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का सबसे बड़ा बिजनेस उसमें है। मैंने अभी ये 2017 तक का मेरे पास कंफर्म रिकॉर्ड था बताया, मैं बाकी प्रेडिक्शन और प्रोजेक्शन है वो बताने वाला हूँ। लेकिन बिल गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन का कितना बड़ा बिजनेस है। जो फाउंडेशन है वो कहते हैं हम चैरिटी करते हैं, और बाकी जितनी भी कंपनी है आप देखिए उसमें कहाँ है भारत। ये वैक्सीन बनाने वाला 3719 यूएस मिलियन का जो टोटल बिजनेस है, उस बिजनेस में भारत का ही नहीं है, क्योंकि भारत लेने वाला कंट्री है, भारत में बच्चे बहुत है। ये वैक्सीन कहाँ जाएगा? भारत में जाएगा, बांग्लादेश में जाएगा, चाइना में जाएगा, लेकिन चाइना भी बना रहा है। तो ऐसे बड़े कंट्री जहां बहुत जनसंख्या है, पाकिस्तान जाएगा, अफ्रीका जाएगा, क्योंकि इनको तो बनाना है। उस देश में तो आप देखिए संख्या भी कम है, लेकिन भारत में ये बिजनेस, भारत के लिए बिजनेस हो रहा है। हमारी बड़ी विडंबना है। और ये देखो 2020 तक का, आज तक का ये बिजनेस है, जो ये आप देख सकते हैं ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रेवेन्यू जो है, इतना बड़ा मार्केट है कि आपको पता ही नहीं इस बिजनेस का।
उसके क्या दुष्परिणाम है वो तो मैंने आपको बताया, और भी बता सकता हूं, लेकिन समय की पाबंदी है तो मुझे और आगे जाना पड़ेगा। ये 2020 तक का आपके सामने मैंने प्रोजेक्शन रखा है, उसमें बताओ मुझे कोई भारत की कंपनी, कोई बैठा हो, अगर डॉक्टर कोई बैठा हो साइंटिस्ट इस जूम मीटिंग में या आपके यूट्यूब चैनल में, तो मुझे आप चैलेंज करियो। हम लोग कितना, कौन सी वैक्सीन बनाते हैं, हमारी जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां है ना, वो क्या करते हैं, रीपैकिंग करते हैं। हम बताते हैं हम करते हैं, लेकिन वो सिर्फ वहां से वैक्सीन का बेसिक मटेरियल लेके हमारे 1-2 वैक्सीन बनती है हमारे देश में, बाकी हम रीपैकिंग करने वाले हम और यूज करने वाले यूजर्स हम है। उनके लिए तो हम मार्केट है, बाजार है, ग्राहक है, वो बिजनेस है। आप देखिए कितना $US का बिजनेस है उसमें। देखो मुझे बताओ भारत कहाँ है, ये बड़ी 5-6 कंपनियां हैं, उसमें कहीं भारत नहीं है। इतने छोटे छोटे कंट्री की ये बिजनेस में अपनी योगदान है, और इतने बड़े प्लेयर उनके हमारे देश की सरकारों को वो कंट्रोल करता है। तो ये 5 बड़ी मार्केट कंपनियां हैं जो आपका बिजनेस वो पूरा। मुझे एक इसमें बताना है, कोई मुस्लिम हो तो इसको जरा देखो, इस मीटिंग में, इस प्लेटफॉर्म में कोई मुस्लिम हो। मुझे हिंदू मुस्लिम करना नहीं था, जब जैसे वो हमने कोरोना को भी एक बार मुस्लिम बना दिया था थोड़े समय के लिए, लेकिन हालांकि वो 56 मुस्लिम कंट्री में भी थे, कोरोना कोई कंट्री में बाकी नहीं था। तो लेकिन मुस्लिमों ने इस वैक्सीन के सामने, आप जरा नीचे लिखिए, वैक्सीन में रुइन हाजी, द सेफ चॉइस इज टू से नो टू वैक्सीन नाउ। ये मुस्लिम डॉक्टर्स का एसोसिएशन है, उन्होंने बताया, ये कोई मुस्लिम इमाम ने नहीं बताया, ये कोई मौलाना मौलवी ने नहीं बताया, मुस्लिम डॉक्टर्स ने बताया। अब उनका कंसर्न अलग है, उसकी मेथोडोलॉजी अलग है, लेकिन उन्होंने जो प्रश्न पूछे हैं, जो प्रश्न हम लोगों को भी पूछना चाहिए, ये यूरोप वाले भी पूछते हैं, उनका कंसर्न अलग है, इसलिए उसको ज्यादा मैं आपके सामने आता हूँ। देखो मैं बताऊं कि पल्स पोलियो प्रोग्राम है, बांग्लादेश ने ना बोल दिया WHO को, वो हम नहीं करेंगे। बांग्लादेश जैसा गरीब, थोड़ा अनपढ़ कंट्री, लेकिन उन्होंने ना बोल दिया बांग्लादेश ने कि हम पल्स पोलियो प्रोग्राम में नहीं जोड़ेंगे। और आपको पता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन पल्स पोलियो प्रोग्राम इज ए नॉट मैंडेटरी प्रोग्राम, इट्स अ वॉलंटरी प्रोग्राम। हमको लगता है कि हमारे बच्चों को देना ही चाहिए। अमेरिका में जब वैक्सीन दी जाती है, कनाडा में कोई वैक्सीन पोलियो की या पर्टूसिस की या वैक्सीन दी जाएगी, तो 6 महीने पहले बच्चों के माता पिता को थ्रू स्कूल नोटिस दी जाती है कि आपके बच्चों को हम वैक्सीन देने वाले हैं, ये वैक्सीन ये है, इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यू स्टडी ओवर इट, और आपका अगर कंसर्न मिलेगा तो बच्चों को वैक्सीन देंगे। तो कनाडा में 37% वैक्सीन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? गरीब है, अनपढ़ है, हमारे जैसे बच्चे खेल रहे थे, माता पिता मजदूरी में चले गए थे, तो वैक्सीन का प्रोग्राम चला गया, पल्स पोलियो, इसलिए बच्चे वैक्सीन नहीं दे पाए, वैक्सीन फेलियर हुआ, ऐसा नहीं। माता पिता पेरेंट्स बोलते हैं कि ऐसी वैक्सीन नहीं देनी है हमारे बच्चों को, इसलिए वैक्सीन। तो ये मुस्लिम कंट्री ने, और हज के बारे में उमराओं ने, ये मुस्लिम डॉक्टर्स एसोसिएशन ने बोला है। मुझे कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, लेकिन आपके सामने दुनिया की और तथ्य आने चाहिए। ये वैक्स मैंने एक शब्द दिया है, आप उसका मुझे बताइए कि वैक्सीनेशन है या एसेसिनेशन है। पहले एक थी BCG वैक्सीन, फिर आ गई पोलियो की, फिर आपने तय कर दिया DTP की, फिर 72 वैक्सीन आज आपके पास हो गई है। बच्चे से लेके ये 20 साल तक का 72, और अभी 73 भी वैक्सीन कोरोना की आने वाली है। कितनी वैक्सीन हम लेंगे, कितना करेंगे? तो ये बड़ी विडंबना हमारे सामने डेवलप हुई है। अभी जो MMR की वैक्सीन का आया था, वो आपको मैंने बताया कि MMR की वैक्सीन बहुत फर्जी गुजरात में, बाकी देशों में, बाकी राज्यों में दी जाती थी, लेकिन उसको रोकना पड़ा। मेरे पास बहुत लोग आते थे, फिर पेरेंट्स एसोसिएशन गए, तब दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि भाई आप कैसे दे सकते हो विदाउट कंसर्न। ये दिल्ली हाई कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा कि उसमें क्या है, MMR की रसी दे देना, रुबेला की वैक्सीन दे देना, आप ऐसे कैसे दे सकते हो बच्चे के माता पिता को बिना पूछे। तो अब मैं वैक्सीनेशन की समस्या आपके सामने रखी, सर अब उसका। हेलो सर, एक बार आप क्लोज करके ओपन करें सर, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करके, और एक बार। ओके, सॉरी, कुछ सम इंटरप्शन इज देयर, हाँ आई एम अगेन शेयरिंग, हाँ इज ओके। यस सर, ओके, हाँ। यस।
तो अभी तक तो आपके सामने था वैक्सीन के हैजार्ड्स या वैक्सीन का रैकेट या वैक्सीन का नॉन साइंटिफिक वे। रिसर्च तो है, लेकिन रिसर्च में आप क्या कर रहे हो ये मैं आपके सामने रखा। तो व्हाट आर द सॉल्यूशन, व्हाट इज द ऑल्टरनेट, और भारत उसको दे सकता है। तो रियल कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन की अभी मैं बात रखूंगा। सुग्न पाठक, सुग्न दर्शक, ये एनईएलजी के साथ जुड़ने वाले सब लोगों को मैं अब एक नई बात करने जा रहा हूँ। तो वैक्सीन के विकल्प में आप क्या देंगे? तो उसके विकल्प में जो हम देने जा रहे हैं वो है सुवर्ण प्राशन, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था कि आपको इम्यूनाइजेशन करना है। देयर आर सम मोर प्रॉब्लम इन दिस, रन नहीं हो रहा है। अगेन आई एम, हाँ शेयरिंग हो रहा है सर। हाँ शेयरिंग हो रहा है। हाँ अभी चला गया। हाँ अभी आ रहा है। ओके, क्षमा कीजिए। तो मैं आपको बता रहा था कि इम्यूनाइजेशन के फेवर में हम है। हम वैक्सीन के बारे में आपको चिंताजनक जो बातें थी वो आपको सामने रखी, लेकिन ये प्रोग्राम मैं इसको फर्स्ट नेशनल आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बोलता हूँ, क्योंकि ये शुरू हमने किया है। इसके आंकड़े हमारे पास है, इसके डॉक्यूमेंट है, और इसमें हजारों लोग जुड़े हैं। ये आरएसएस का विद्या भारती नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है। भारत में उनकी 30,000 स्कूल्स है। तो प्री प्राइमरी स्कूल जिसको बाजार में कहते हैं, वहाँ शिशु वाटिकाएं कहते हैं, वहाँ हमारा प्रोग्राम, उसमें भी ये प्रोग्राम गुजरात से शुरू हुआ है। तो गुजरात के 400 स्कूल में से 67 प्लेसेस पे ये चलता है। और एक आयुर्वेद के वैद्यों का संगठन है आयुर्वेद व्यासपीठ, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ गुजरात का, और पूरे देश में ये वैद्यों का संगठन है। वो भी हम संघ विचार के लोग हैं। तो आज हम 7,000 बच्चों में ये काम कर रहे हैं। आप अगर जुड़ गए, इसमें देखने वाले वैद्य जुड़ गए, या जो बाकी एनजीओ इसमें करने लगी, तो हम अगर 70,000 या 1 लाख बच्चों का डाटा हम कलेक्ट करेंगे साइंटिफिक वे में, तो दुनिया भारत के लोगों को बताएंगे कि हम कैसे एट ए टाइम इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं, और वैक्सीन कितना खतरनाक है वो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके परिणाम ही इतने अच्छे मिलने वाले हैं। हम वी आर इन फेवर ऑफ इम्यूनाइजेशन। हम ये वैक्सीन की बात छोड़ दो, हम वही काम अच्छे ढंग से भी हमारी बड़ी रेखा करके, हमारी लंबी लाइन करके करेंगे। किसी को हमको बुरा नहीं बताना है। तो वो करने का हमारा आज से बहुत समय, सालों से ये प्रयास चल रहा है, जिसको कहते हैं हम सुवर्ण प्राशन, शिशु संस्कार। 16 संस्कार में एक ये संस्कार भी है। मैं थोड़ी थोड़ी से एक बार ले जाता हूँ कि वेस्टर्न वर्ल्ड इसको क्या कहता है। तो एंशिएंट टाइम में स्मॉल पॉक्स नोन टू द पीपल, ये एंशिएंट टाइम, उसको बिफोर बीसी, लेकिन बिफोर बीसी 3000 तो इंडिया और इजिप्ट में स्मॉल पॉक्स वैक्सीन दिए जाते थे, शीतला की रसी। वो वेस्टर्न वर्ल्ड बोलता है, वो मैं नहीं कहता हूं। वो उनके पास नहीं था। बीसी 3000, 300 बीसी में संस्कृत लिटरेचर में, क्योंकि चरक संहिता का उन्होंने जो समय निकाला वो भले गलत है, लेकिन उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में लिखा है कि चरक सुश्रुत में स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन के बारे में है। और उनका मैं सिर्फ अभी जल्दी से बताऊं कि बेंजामिन जेटली डिड एक्सपेरिमेंट इन हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन। तो ये काउपॉक्स जो वैक्सीन है वो 1774 में ये हुआ। पहली बार उधर चर्चा हुई इंडियन वैक्सीन के बारे में, और ये उन्होंने हिस्ट्री लिखी है। उसमें भी वो बताते हैं कि भारत और इजिप्ट, यानी कि भारत से गया हुआ ज्ञान, और इजिप्ट के बाद फिर यूरोप शुरू होता है। ग्रीक के बाद ग्रीस से ही यूरोप शुरू होता है। तो पूरा नॉलेज जो हमारा है वो भारत से लेके यूरोप गया। तो वो बात आज हमको वो सिखा रहे हैं, लेकिन ये हमारा था। अब आपको आश्चर्य होगा कि इंडिया और चाइना उसमें पायोनियर थे, किसमें? वैक्सीन के बारे में। वो मैं नहीं कहता हूं, 300 साल पहले हम जानते थे, ऐसा यूरोप और अमेरिका वाले कहते हैं। बहुत समय नहीं है, लेकिन जो काउ वैक्सीन है, एक्चुअली वाका शब्द है, वो लैटिन वर्ड है। वो काउ में से, मतलब गाय में से, गौ माता के बारे में हम काम करते हैं, मैं अभी उसके बारे में उसका ही जिक्र करूंगा। तो वो भी उन्होंने काउ में से निकाली थी। हमारा थियरी था। ये जेनर ने ये जो जितना भी किया काम, वो एडवर्ड जेनर, लेकिन यहां से ही वो ज्ञान गया। अब मैं, भारत इसको क्या कहता है, आयुर्वेद क्या कहता है, कि इम्यूनिटी का आयुर्वेद में शब्द है बल, ओज, रोग प्रतिकार क्षमता। बस वो बात आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। उनके हमने इम्यूनिटी को 3 पार्ट में बताया।
एक तो है स्वास्थ्य, हेल्दी रहना, यानी इम्यूनिटी है आपके पास, आपका बलशाली हो तो उसका बल भी। फिर उसके 3 उसने कैटेगरी की, उसके बहुत डिटेल में चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में लिखा है कि व्याधि क्षमत्व यानी इम्यूनाइजेशन, पहले से आप कुछ करो तो आपके लाइफस्टाइल में ऐसा हो जिसको आपका व्याधि क्षमत्व ही हो, आपको व्याधि आए ही नहीं। अगर आपको कोई व्याधि आ गई है, आपको पता चल गया पैंडेमिक है, एपिडेमिक है, तो आपको व्याधि प्रतिबंधत्व यानी वैक्सीन भी भारत में थी, मैं उसका भी जिक्र करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं वैक्सीन के विरुद्ध में हूं, महर्षि सुश्रुत ने जो वैक्सीन बनाई थी ऐसे तो वो भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम वैक्सीन का विरुद्ध में ही थे। ऐसी स्थिति में इन जनरल वैक्सीन नहीं होता, इन जनरल इम्यूनाइजेशन होता है पब्लिकली मास लेवल पे, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे या इंडिविजुअल कंडीशन में तो आपको वैक्सीन भी देना पड़ता है, वो भी भारत में था, उसको व्याधि प्रतिबंधकत्व कहते थे। और जो एंटी सीरम, जो व्याधि आ गई, आपको कुत्ते ने काट लिया तो फिर आपको सीरम ही देनी पड़ेगी। तो उस तरह से 3 हमारी इम्यूनाइजेशन के 3 प्रकार थे। हम मैक्सिमम तो इम्यूनाइजेशन को ही मानते थे, लेकिन थोड़ी जो बातें हमारे पास आज के वर्ड को भी देने लायक है वो भी मैं जरूर बताऊंगा। कितना समय पता नहीं, लेकिन आपके सामने मैं ये जरूर रखूंगा। अगेन सम प्रॉब्लम इज देयर, सॉरी फॉर इंटरप्शन, बट कैन यू सी द, यस सर, अब दिखा रहा है हाँ दिखा रहा है सर। लेकिन रन नहीं हो रहा है, आई सॉरी। सर उसको फुल स्क्रीन मत लगाओ सर, और अच्छा ऐसा बिना करें, फुल स्क्रीन ऐसे करो। ओके। दिख रहा है अभी? हाँ सर दिख रहा है, फुल स्क्रीन नहीं कीजिए सर। नहीं अभी अभी हाँ दिख रहा है सर। स्टेटस, हाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सर। ओके ओके। तो ये 3 प्रकार की कैटेगरी की, उसमें से मैं एक अभी बताऊं। महर्षि सुश्रुत ने एंटी रेबीज वैक्सीन बनाई थी। अगर आपको पागल कुत्ते ने काट लिया जो, तो उनको तो फिर अब आपको रेबीज एंटी रेबीज वैक्सीन देनी पड़ेगी। वो कैसे बनती है, वो महर्षि सुश्रुत ने आज से 4000 साल पहले, आप 2400 साल बोलो जो भी बोलो, लेकिन दुनिया को जब चड्डी पहनना नहीं आता था, जब साइंस का एस नहीं मालूम था, जब उसको खाना बनाना नहीं आता था, जब उसको ब्रशिंग करना नहीं आता था, जब वो स्नान आज भी नहीं करते, पहले भी नहीं करते थे, ऐसे जंगली लोग थे, तब भारत के महर्षि सुश्रुत ने एंटी रेबीज वैक्सीन, और वो सुश्रुत संहिता में है, वो हम बना सकते हैं, हम बनाते हैं। तो ये आपके सामने में, अब मैं तो अब थोड़ी सुवर्ण प्राशन की बात लास्ट में करने वाला हूँ। तो सुवर्ण प्राशन क्या है? ये सुवर्ण प्राशन एट ए टाइम इम्यूनाइजेशन है। ये इम्यूनाइजेशन आपको कर लो बच्चों को, और बच्चे की एक उम्र बताई गई है। तो सोनप्राशन ही है, मेधाग्नि बलवर्धनम आयुष्यम मंगलम पुण्यम वृश्यम ग्राहपम। ठीक है, संस्कृत तो इतना आप लोगों के सामने मुझे शेयर नहीं करना है, लेकिन स्वर्ण प्राशन के फायदे क्या है? तो स्वर्ण प्राशन है वो एक तो क्लासिकल लेह योग है, वो चाटने वाला, हमने उसका ड्रॉप भी बना लिया है। स्वर्ण प्राशन ये प्रोडक्ट है, वो हाई स्टैंडर्ड जीएमपी यूनिट से बनता है। ये अब अलग अलग जगह पे ये क्लासिकल, उसमें क्या होता है, तो एक पंचमृतिका शोधित होल मार्क गोल्ड, गोल्ड होता है, स्वर्ण एग्जैक्ट, लेकिन वो पूरा रेफरेंस के साथ, रस रत्न समुच्चय के रेफरेंस के साथ, कैसे गोल्ड को हॉलमार्क है तो भी उसको कैसे शुद्ध करना, वो क्लासिकल रेफरेंस से उसको शुद्ध किया जाता है। क्योंकि गणेश गोल्ड जो है वो कोई भी विष को प्रोटेक्ट कर सकता है, इम्यूनाइजेशन कर सकता है। वो भारत की थियरी कैसे देना क्या करना वो तो बहुत डिटेल है, वो कभी साइंटिफिक लोगों के सामने ज्यादा बता पाएंगे। गौ घृतम, गाय का घी, देसी गाय का घी बिलोना से बनाया हुआ, वो बोस इंडिकस का, बोस्टोरस का नहीं, और शर्करा सीता, और उसके साथ गामा रेडिएटेड हनी, मधु का बड़ा महत्व है, वो कुदरती एक चीज है। उत्तरलयम, उसमें अष्टमंगल घृत, भला घृतम और कुकुम, तो ये ऐसे मेडिसिन मिला के एक स्वर्ण प्राशन जो सुश्रुत संहिता ने बताया है, वो हम आपको ये पूरे दुनिया को बताते हैं, देखते हैं। तो ये जो है, आप देखिए कि स्वर्ण प्राशन के क्या फायदे हैं, शास्त्रों ने क्या बोला है। तो वो कहते हैं कि वो मध्यम है, वो बुद्धि बढ़ाने वाला है। स्वर्ण प्राशन आप लेंगे तो बुद्धि बढ़ाने वाला है, वो बल्य है,
वो आपका मसल, बच्चे का मसल्स और हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करेगा, वो आपको ताकत बढ़ाने वाला है। इतना ही नहीं, उसको स्वर्य बोला है, आपका जो वॉइस है, वॉइस क्वालिटी है, वो बहुत अच्छी रहेगी आपकी, वो उन्होंने बताया है। तो इस तरह से सोनाप्राशन वो आपकी स्किन के लिए अच्छा है, जो आपका जो स्किन का जो लस्टर है, टेक्सचर है, उसको भी ठीक रखता है। तो ना सिर्फ वो पोलियो को ठीक करेगा, ना सिर्फ आपके, और वो चिरंजीव है, आयुष्य देने वाला है। तो महर्षि कश्यप ने इसके बारे में जो बताया है, और उसको सुवर्ण प्राशन को हम एक ही दिन, मंथ में एक दिन, पुष्य नक्षत्र के दिन, हर 27th डे पे वो आता है, उस दिन दिया जाता है। क्योंकि वो चंद्र, और उस समय कॉस्मोस में चंद्र और कर्क की युति होती है। उस दिन कॉस्मोस में क्या होता है वो तो एक बड़ा डिबेट का विषय है, लेकिन उस दिन हमारे बॉडी में क्या होता है वो हमको मालूम है, हमारे साइंटिस्ट को मालूम है, हमारे जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजर है उसको मालूम है, आयुर्वेदाचार्य को मालूम है कि चंद्र और कर्क की युति होने से हमारा जो स्थूल बॉडी, हमारा जो फिजिकल बॉडी और जो सूक्ष्म शरीर है, अल्टर बॉडी है, वो दोनों एकाकार होते हैं। उस दिन आपके ब्रेन में भी चेंज आ सकता है, आपके माइंड में चेंज आ सकता है। उस मेडिसिन की इम्पैक्ट तभी होती है। ये पुष्य नक्षत्र का जो देवता है बृहस्पति देवता है, और शनि उसका नक्षत्र का दिशा प्रतिनिधि माना जाता है। हाँ, बृहस्पति शुभता, बुद्धिमत्ता, ज्ञान का प्रतीक है, शनि स्थायित्व का प्रतीक है, और सब मिलके पुष्य नक्षत्र को शुभ और स्थायी बना देता है। तो ये समृद्धिदायक है, वो वगैरह तो ठीक है, ऋग्वेद में भी उसका वर्णन है, मंगल करता है। लेकिन महर्षि चरक ने, सुश्रुत ने, खास करके कश्यप ने इसके बारे में, तो बच्चे का इम्यूनिटी बढ़ाना, बच्चे का हेल्थ ठीक रखना, बच्चे की मेमोरी बूस्टअप रखना, बच्चे की जो मैंने अभी बताया मसल्स पावर से लेके जो भी है वो सब ठीक रखना, वो एक बड़ी, वो पुष्य नक्षत्र के दिन कैसा उसका तारों की रचना होती है, कहाँ कर्क रहता है, और किस तरह से उनके रेज, उनके, जैसे आप पहले तो कॉर्ड वाले मतलब वायर वाले फोन यूज करते थे, आज कॉर्डलेस करते हैं, तो आपको आश्चर्य नहीं हो रहा है तो कहाँ से वो एविडेंस आ गया? आप अभी ये यूट्यूब पे देख रहे हैं या फेसबुक में देख रहे होंगे या आप जूम में देख रहे हैं, आप तो कहीं बैठे, मैं कहीं बैठा हूं, फिर भी आप सब देख रहे हैं, तो आपको आश्चर्य नहीं लग रहा, आपको लगता है वो साइंटिफिक डेवलपमेंट है। वही बात हमारे शास्त्रकारों को मालूम थी कि जो कहीं भी वेव्स है वो हमारे बॉडी को, माइंड को इम्पैक्ट कर सकता है। ये रस धातु, रस आदि धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, जो बेसिक जो स्टेम सेल है उसके ऊपर उसकी इम्पैक्ट है। अब वो बड़ा समय जा रहा है, मैं इतना साइंटिफिक वे में तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन जो दिखता है वो फिजिकल बॉडी है, बच्चा जो जन्म है, फिटस है, लेकिन फिटस इज द हार्डवेयर, बंच ऑफ 6 सॉफ्टवेयर। ये कोई सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गया तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, या सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा हो गया, अगर आपको पावर पॉइंट में काम करना है तो आप वर्ड में नहीं कर पाओगे, तो वर्ड इज अ डिफरेंट सॉफ्टवेयर एंड पावर पॉइंट इज अ डिफरेंट सॉफ्टवेयर। तो ये 5 प्रकार का हमारा बॉडी है, सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं है, ये अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ऐसे हमारे जो ऐसे बॉडी है जो दिखता नहीं है, सिर्फ दिखता तो ये बॉडी है। आपको गुस्सा कहाँ आता है, प्यार कहाँ आपको आता है, आनंद कहाँ आता है, फिजिकल बॉडी में आता है। आपको भूख कहाँ से लगती है, आपका ब्रेन कहाँ है, ब्रेन तो दिखता नहीं, और जो न्यूरोलॉजिकल दिखता है उसमें भावनाएं कहाँ दिखती है। तो ये अलग अलग हमारे बॉडीज है जिसको हमारे योगाचार्यों ने, आयुर्वेदाचार्य ने देखा था, और एक एक कोष के ऊपर इम्पेक्ट करनी पड़ती है। तो सेल्फ जब जो दिखता है, ब्लीज, इंटेलेक्ट, माइंड, एनर्जी, तो ये अन्नमय से लेके आत्मा तक अलग अलग बॉडी को आपको ठीक करना है। और भगवत गीता में तो ऐसे बताया, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा, लेकिन ये बात चरक ने अलग ढंग से बताई कि हमारा मूल ऊपर है, शाखा नीचे है। तो पूरा ब्रेन को आप ठीक रखोगे, माइंड को ठीक रखोगे, तो यू विल बी हेल्दी ऑल द टाइम। तो बुद्धि के भी हमारा जो आज तो बुद्धि या ब्रेन बोला जाता है, लेकिन मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, उनकी 4 फैकल्टी है, उन चारों के ऊपर काम करना पड़ता है। क्योंकि कॉन्शियस माइंड जो दिखता है ना, लॉजिक माइंड या कॉन्शियस माइंड, वो तो 12% है, आइसबर्ग है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड है जिसमें बड़ा इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होती है, मेमोरी, सुपर मेमोरी, बहुत मैं आपको बताता हूँ एक एक काम उसका, तो उसके ऊपर काम करना है। आप बता देंगे मैं बच्चे को इंग्लिश पढ़ाऊंगा, फिर उसको
कॉन्वेंट में पढ़ाऊंगा, फिर उसको अमेरिका भेजूंगा, फिर उसको बचपन से टैबलेट ले दूंगा, उसको तो ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है, बहुत बढ़िया अच्छी स्कूल है, 1 लाख रुपया उसकी फीस है। इसका मतलब ये नहीं कि आप आपके बच्चों को कुछ वैज्ञानिक बनाओगे, या तथ्य मिलता ही नहीं। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। भारत उससे कहीं आगे था, क्योंकि उनको मालूम था कि कॉन्शियस माइंड का फील्ड क्या है, प्लानिंग, विल पावर, क्रिटिकल थिंकिंग, शॉर्ट टर्म मेमोरी, जजमेंट। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड बोलो या तो सबकॉन्शियस बोलो तो हैबिट्स एंड पैटर्न्स, ऑटोमिक बॉडी फंक्शन, सेल्यूलर मेमोरी जो डीएनए की बात कर रहे हैं, क्रिएटिविटी, इमोशंस, प्रोटेक्शन, लर्निंग और लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो ये पूरी बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड भी बोल सकते हो। तो सूक्ष्म शरीर में, ये मनोमय कोश में, विज्ञानमय कोश में ये होती है। वहां आपको पेनिट्रेट करना पड़ेगा, उसको एजुकेट करना पड़ेगा, उसको कुछ मेडिसिन देनी पड़ेगी, उसको कुछ ऐसी ड्रग देनी पड़ेगी जो, ये हमारा सुवर्णप्राशन है तो इसलिए, और काऊ घी है, देसी गाय का घी है, वो इंटेलेक्ट बढ़ाता है। अत्र गव्यम तो जीवनीयम मेद्यम रसायनम शतक्षिणहितम। मैं सबकी तो अभी इसके ऊपर एक के ऊपर हमारे मेरे स्टूडेंट्स ने एमडी पीएचडी किया है। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी का एक डॉक्टर निशा, जो आज फॉरेनर्स कोर्स हमारा यहाँ चलता है, 23 कंट्री के विद्यार्थी जामनगर में हमारे यहाँ पढ़ते हैं, उसकी प्रोफेसर है। उसका जब एमडी का थीसिस था तब हमने घी की क्या इम्पैक्ट है ऐसे वॉलंटियर्स पे काम किया था। 30 वॉलंटियर्स के ऊपर यह प्रयोग किया गया था। तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, पीजीआई मेमोरी स्केल से 47.62 90 डेज में ये बढ़ा था। या आप इंटरनेशनल पबमेड जनरल में आप देख सकते हैं। तो देसी घी का उसके साथ कंपेयर किया गया था, पंचगव्य घी का, भैंस के घी का। ये बड़ा साइंटिफिक मैटर है, लेकिन देसी गाय का घी ही वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके जा सकता है। बाकी के फैट मॉलिक्यूल बहुत बड़े हैं, सब फैट तो है, लेकिन स्मॉलेस्ट फैट मॉलिक्यूल जो बीबीबी, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके सगर्भावस्था में आप अपने बच्चे की बुद्धि, पंचमे मन प्रतिबुद्धतर भवति षष्ठे बुद्धि, गर्भावस्था के 5वें महीने में आपके सेंस बच्चे के जब बन रहे हैं तो सेंसरी को आप बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, और मेमोरी को ठीक करनी है, बुद्धि को बढ़ानी है। पुत्रात् शिष्यात् इच्छेत् पराजय, माँ से, पिता से अगर बेटे को बुद्धिमान और बनाना है, आपके बेटे की जनरेशन में डीएनए में चेंज लाना है, खास करके आईक्यू में, तो 6 मंथ इज द वेरी इंपॉर्टेंट मंथ। और उसमें चरक ने बताया कि किस तरह से बुद्धि बढ़ा सकते हैं। तो गाय के घी का प्रयोग है। हमारा जो 7000 बच्चों में, वैसे तो बड़ा आंकड़ा आपको बताऊंगा, लेकिन 7000 बच्चों का ये आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का ग्रोथ चार्ट के साथ हम गुजरात के 7000 बच्चों का कंपैरिजन कर दे। कोई हमको ये ना बताए कि जानी साहब तो आयुर्वेद आचार्य है, आयुर्वेद की बात करते हैं, लेकिन वर्ल्ड का जो WHO का हेल्थ रैंकिंग है, हमें उससे मान्यता नहीं है, हमको आनंद नहीं आ रहा है उसके साथ कंपेयर करने का, लेकिन लोग मानते नहीं। हमारे आयुर्वेदाचार्य को सामने आइकॉन है एलोपैथी का डॉक्टर, वो प्रैक्टिस करता है एलोपैथी का, और हमारे नेता भी अमेरिका से बात आएगी तो सुनने वाले हैं। तो इसलिए उनको समझाने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का जो ग्रोथ चार्ट है उसको फॉलो किया, और वो जो डेवलपमेंट का जो है IQ MA CA करके एक बड़ा डेवलपमेंट का क्वेश्चन बनता है। तो उसमें जनरल ग्रोथ, लिम्फोइड ग्रोथ, ब्रेन ग्रोथ और गोनोडल ग्रोथ। तो चरक संहिता में 12 साल, कश्यप ने 18 साल, ये तब तक ये ग्रोथ बढ़ सकता है। उसके बाद कोई बच्चों में ज्यादा चेंज नहीं होगा, जो भी होगी वो स्किल होगी। तो ये इतने समय तक, लेकिन हमने एक जो रिसर्च प्रोटोकॉल लिया है 12 साल तक लिया है, बर्थ टू 12 ईयर। हमारे आज जो 7000 बच्चों में काम चल रहा है, तो उसका पूरा हम स्टडी कर रहे हैं। मैं थोड़ा ऑब्जर्वेशन आपके सामने रखता हूँ। तो ये इम्यूनोलॉजिकल स्टेटस है। देखो 1 साल तक बच्चे का, ऐसे जो 90 बच्चों का रिकॉर्ड है, उसमें 5 बच्चे को ही क्वार्टरली विजिट जानी पड़ी डॉक्टर के पास, और 6 बच्चे ऐसे थे जिसको 6 मंथ में जाना पड़ा। लेकिन 1 साल में जब दांत भी आए थे, बच्चों के क्या क्या नहीं होता, थम सकिंग करता है, क्रॉलिंग करने लगता है, चलने लगता है, दांत आते हैं, तब उसके कितने रोग होते हैं। हमारे यहाँ कहा गया, पृष्ठभंगे विड़ालानाम परिणाम च सिकोद्गमे दंतोद्भेदे च बालानाम किम रोग न हो सीदति। जब डेंटल, जब टीथ आते हैं तब बहुत बीमार होते हैं, लेकिन 75 बच्चे 90 में से नो विजिट, एनी विजिट ऑफ डॉक्टर या हॉस्पिटल। तो इसकी इम्यूनिटी का ये स्टेटस, और सोशल स्माइल, नेक होल्डिंग, सिटिंग, टीथिंग, जो डाटा बच्चों का गिना जाता है, जो बाकी डेवलपमेंटल क्वेश्चन का, वो भी आपके सामने है। थोड़ा डिस्कशन उसमें
उसका एक्शन कैसे है वो तो ठीक है, मैंने थोड़ा बोला भी है, लेकिन उसका एक्शन नैनो पार्टिकल है तो वो ब्रेन तक जाता है। ये हमने एक अच्छा सा कार्ड बनाया है गुजराती में, शायद आप सब लोग नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन एक स्कूलों में आरएसएस की जो स्कूल है वहाँ हमारा मेन सेंटर सूरत में है और गांधीधाम में है, बाकी पूरे 67 प्लेसेस पे ये चलता है। हर मंथ का बच्चे का फोटो होता है, हर मंथ का उसका डेवलपमेंटल माइलस्टोन 27th डे जब पुष्य नक्षत्र आता है तब उसका हम क्या क्या देखते हैं, बॉडी वेट, उसकी हाइट वेट, भूख कैसी लगती है, उसकी गति, ये पूरा आयुर्वेदिक क्राइटेरिया है, ये करते हैं। तो आज हमारा स्वर्ण प्राशन 9 कंट्री में जा रहा है। गुजरात में 70 शिशु मंदिर में ये स्वर्ण प्राशन चलता है। गुजरात सरकार की 2 आंगनवाड़ी में एक ट्रायल चल रहा है कि उनका जो आंगनवाड़ी का पोषण का कार्यक्रम है उनके साथ ये देखिए ट्रायल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, तो 1300 बच्चों का स्वर्ण प्राशन हम ये एक प्रकार का डोज, और वो बनाते हैं कौन, ये बनाने वाली है कामधेनु दिव्य औषधि महिला सहकारी मंडली। ये गांव की कोऑपरेटिव है और उसको ट्रेन की गई है। वो कोऑपरेटिव है, आरएसएस की चीफ उन्होंने इसका उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री भावना बेन चिखलिया जो जूनागढ़ की थी, उस समय मंत्री थी, आज तो हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उसने उद्घाटन किया था उसका। और ये कोऑपरेटिव अभी 40 लाख का टर्नओवर कर रही है। टोटल रिसर्च हम कर रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल या जो भी एक्सपेरिमेंटल करना है वो हमको करना है, क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस हम कर रहे हैं। उसका मेरे लैब का उद्घाटन, मैं बाबा रामदेव का भी कंसल्टेंट हूँ, तो रिक्वेस्ट किया था। ये कल्पना जो दिखती है उस मंडली की कोऑपरेटिव है, वो हमारा एमएलए है। ये जीएमपी स्टैंडर्ड है, कोई हमको बता ऐसा नहीं कहेगा। उसका हर बैच वाइज आपको गोल्ड कितना है उसमें पता चलेगा, सेम बैच सेम प्रोडक्ट। और एफएसएसआई जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अप्रूव्ड वो मटेरियल है, आप कहीं भी उसको बेच सकते हो, वर्ल्ड वाइज बेच सकते हो। हमारा रिसर्च में आप हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाओ तो डेवलपमेंट थ्रू प्रोपोगेशन, जैसे आज वेबिनार है, मैं तो एनईएल जी का बहुत आभारी हूँ क्योंकि ये रिसर्च प्रोजेक्ट में कुछ जुड़ना चाहते हैं। बिफोर द एंटर वो जानना चाहते थे कि आप एक बार बताइए सर, तो ये पूरा ओपन है, आपके साथ बात चलती रहेगी। आप रिसर्च में आइए, डाटा कलेक्शन में आप हेल्प करिए, डाटा कुछ साइंटिस्ट है, कुछ डॉक्टर्स है, तो डाटा एनालिसिस में हेल्प करिए, क्योंकि ये काम बड़े लेवल पे ले जाना है, दुनिया को बताना है कि भारत विश्व गुरु ऐसे ऐसे नहीं था, आज फिर से बनना है। तो अभी मैं तो बस लास्ट में टेक होम मैसेज तो यही है कि महान राष्ट्र इन सब ने बनाया, डॉक्टर एडगेवार, पूजनीय गुरु जी, स्वामी विवेकानंद जी, तात्या तोपे, झांसी की रानी, ये शिवाजी महाराज, इन सब लोगों ने देश को समर्थ बनाया, महान बनाया। आप भी आपके बच्चों को महान बनाइए और आपके बच्चों को, आसपास के बच्चों को, आपके सराउंडिंग में, आपके ग्रुप में स्वर्ण प्राशन सिर्फ मंथ में एक बार 27वें दिन, और वो टोटल आपको सिर्फ 12 साल तक देना है। 144 डोज आपको देना है। फिर आप देखिए आपके बच्चों में क्या चेंज आता है। हमारे उपनिषद में कहा है, हमारे शास्त्रों ने, कि बालो ही बलम राष्ट्रस्य। जिस राष्ट्र के बच्चों में ताकत है तो फिर वो राष्ट्र की ताकत है। तो बच्चों को महान बनाइए, हम आने वाले जनरेशन को महान बनाने के लिए लगे हैं। आप हमारे साथ जुड़िए, मैं आपका खूब शुक्रगुजार हूँ, खास करके सुधीर, डॉक्टर कृष्ण चैतन्य और जो भी व्यूअर्स है, जो भी इसमें जुड़े हैं, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। और मुझे बहुत आनंद आया कि आपने ये सुना। थोड़ा समय मैंने 8 मिनट तो ज़्यादा हो गई है, क्वेश्चन आंसर का पता नहीं, आपके पास कुछ चैट बॉक्स में आया होगा। हाँ सर, तो क्वेश्चंस तो आई है। एम ओवर टू मिस्टर सुधीर, प्लीज। हाँ सर, हाँ, बहुत वंडरफुल सेशन सर। ओके, तो ग्रेट। हमारा टॉपिक गलत था, वैक्सीनेशन वर्सेस इम्यूनाइजेशन, जो आपने करेक्ट किया है, वैक्सीनेशंस आर इम्यूनाइजेशन, बहुत सही था। और मुझे 4 साल पहले एक मेडिकल शॉप में देखा था, यहाँ पे स्वर्ण प्राशन दी जाएगा हर महीना। जी जी तब मैं जाके पूछा ये क्या है, कैसा होता है, उसका साइंटिफिक प्रूफ क्या है, जी ये जी, सही है, गलत है, किसी ने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। ओके। तो मैं वहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया, ये तो कुछ चीज़ है, हमें पता नहीं है, बताने वाले नहीं है, ये हम्म, हमारे लिए नहीं है। जी और 2 सालों के बाद मैं सुना थोड़ा फ्रेंड और रिलेटिव जा रहे हैं सोनप्राशन हाँ, के लिए, तो हम्म, क्या कैसे जा रहे हैं? वो 50 किलोमीटर्स कार में जा रहे हैं हम्म, और आ रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे थे,
तो 2000-3000 डोज लेते थे एक डोज के लिए। अच्छा, हाँ, हाँ। तो थोड़े दिनों के बाद मैं और फ़ॉलो-अप किया, वो सोनोप्राशन ले रहे हैं, तो कैसे लगा? अच्छा हुआ, नहीं हुआ? तो बोल रहे थे कुछ फ़ायदा नहीं था और वो कॉस्ट ज़्यादा था, इसलिए हम छोड़ दिया। अच्छा, तो मैं छोड़ा नहीं, मैं शुरू करके मैं सोनोप्राशन को प्रोक्यूर करके मैं मेरे बच्चों को दिया, मेरे सर्किल में दिया। जी, ऐसे लॉट ऑफ डिफरेंसेस, बच्चों का इम्यूनिटी बढ़ गया, तो खाँस था, कोल्ड था, वो सब नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो मैं समझा, मैं इतने सालों से मिसगाइडेड हो गया हुँ, और मुझे इन्फॉर्मेशन देने वाले नहीं थे जी, और जो मिल रहा था वो बहुत डिफरेंस था। जी, तो मैं समझा एक कॉमन मैन के लिए, एक कॉमन पेरेंट के लिए हुँ, हम लोग तो केमिकल्स को नहीं लगाना चाहते हैं हमारे बच्चों के मुँह में, तो अल्टरनेटिव हाँ, क्या है? हम जी, जब वार में जा रहे हैं, युद्ध में जा रहे हैं, हुँ, एक ही तलवार काफ़ी है क्या? अभी 2 हाँ, तलवार, 3 तलवार, हाँ, कितने आयुध के आए उतने आयुध हम तो चलाना है। राइट, वैरायटी ऑफ और आर्मामेंट्स चाहिए। हाँ, हुँ, तो हम हुँ, पूरा केमिकल में जी रहे हैं, तो हमें नेचुरल के जब जाना है, तो आयुर्वेद का रेफ़रेंस लेना पड़ता है। जी, और मुझे सब आपको स्वर्ण के बारे में सोचा, तो मैं समझा क्यों नहीं ये मैं प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू वो सब लोगों को शेयर करूँ, जी, वो एक था। और था ये स्वर्ण प्राशन के बारे में अलग-अलग के मेडिसिन्स बना रहे हैं, बिंदु बोल के, नहीं तो भस्म बोल के, उसका डिफरेंट क्या है? और एक स्वर्ण प्राशन से कंपैरेटिवली कैसा होता है? जी। मुझे पूछ रहे हैं ना आप? मुझे हाँ सर, बताना है। हाँ हाँ, सर, पूछ रहा देखो हूँ। मेरे यूनिवर्सिटी में हमने ये अलग-अलग प्रकार के मार्केट के सब सोनोप्राशन का स्टडी करवाया। टोटल हमारे यहाँ 13 स्टडी हुए। कोई बोलता है भस्म पिलाओ, कोई कहता है कि वो पानी में गरम करके डालो। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ सोनोप्राशन। उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन कोई स्टैंडर्ड नहीं है। एक वैद्य बोलता है कि मेरा ये है, एक वैद्य बोलता है कि मेरा अच्छा है, कोई कंपनी कहती है ऐसा है। तो देखो गोल्ड का अगर आप प्राइस देखेंगे, तो वाक़ई में आप गोल्ड डालते हो, आपके पास उसका कोई डाटा है, आपके पास उसके कोई रिपोर्ट्स है, तो वो आप कोई कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो डाल ही नहीं सकते। अब उसको शास्त्रों ने बहुत ऐसी मेथड जो बताई, जो हमने 12 साल तक रिसर्च करने के बाद डॉक्टर कामत करके एक मेरे साथ वो एमडी का उस समय स्टूडेंट था, उसका टॉपिक, मैं तो पंचकर्म का प्रोफेसर, लेकिन वो तो पेडियाट्रिक यानी बाल रोग में वो एमडी कर रहा था। तो उनके समय आज से लगभग 23-24 साल पहले की बात है। उस समय हमने एक स्टडी लिया था जामनगर के 100 बच्चों का, जिसका मैंने आपके सामने रखा। आज तो वो बच्चे बड़े हो गए हैं। तो हमने हमने ट्रायल लिया कि हम कैसे कर सकते हैं और मार्केट के ऊपर जो मार्केट में जो आ रहा है उसमें क्या-क्या है। तो आपको आश्चर्य होगा, 1400, 1500, 2000 रुपया लेने वाले एक डोज़ का भी उसके अंदर गोल्ड का एक भी पीपीएम कोई पार्टिकल नहीं था। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, मैं उसके बारे में बोलूँ तो आयुर्वेद के विरुद्ध में ही जाएगी, क्योंकि कंपनियाँ ऐसा बहुत च्यवनप्राश में जैसे आंवला ही नहीं है, उस तरह से होता है। तो ये तो एक बड़ा डिबेट का विषय है, लेकिन हमने जो दिया है वो स्टैंडर्ड करके दिया है कि कैसे देंगे बच्चों को, वो गोल्ड होगा कि नहीं होगा और उसका क्लासिकल रेफरेंस है कि नहीं। आप 3 क्वेश्चन पूछिए कि इनका रेफरेंस कौन-सा है, कौन से क्लासिक से है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, रेफरेंस बताओ। फिर उसकी एसओपी बताओ, एसओपी यानी कि आपने क्या और उसकी आज का लैब का टेस्ट चाहिए हमको और आपका क्लिनिकल डाटा चाहिए। तो वो अगर आपको मिलता है तो कोई भी सोनोप्राशन यूज़ करिए। हमारा तो मेरा पर्सनल तो कुछ है ही नहीं, ये महिलाओं की कोऑपरेटिव है, उनका ही है। तो ये पूरा एक सोशल कॉज से बनाया जा रहा ऐसा एक प्रोडक्ट है और वो आपको सबको फैलाना चाहिए। और कभी डिटेल में स्यूटिकल लेवल पे या मेडिकल लेवल पे चर्चा करनी है डॉक्टर के साथ या फार्मास्यूटिकल के लोग अगर बात करना चाहते हैं, तो उसका कैसे एक्शन होता है और कौन से सोनप्राशन का एक्शन वो नहीं होगा, वो मैं आपको बहुत डिटेल में बता सकता हूँ। कि अभी तो मैं जनरल प्लेटफ़ॉर्म होते हुए बस इतना बता रहा हूँ कि विथ एविडेंस, विथ डॉक्यूमेंट आपके पास नंबर ऑफ केसेस भी चाहिए, वॉल्यूम भी बड़ा होना चाहिए। आज मेरे पास ये 13,000 का बच्चों का है, लेकिन हमारे पास डाटा सिर्फ़ जो जनरेट हो रहा है और उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं 7,000 का है। तो ये है इतना, लेकिन 7,000 इज़ अ बिग नंबर और बड़ा नंबर। आप मैंने बोला कि 7,000 से 70 लाख तक या 7 लाख तक आप ले जाओ, तो फिर हम दुनिया को चैलेंज करेंगे और उसमें से ये बताया ना इतना $1 ट्रिलियन का मार्केट है अब इसमें, ये आयुर्वेद का और हेल्थ का।
उसमें हम कहीं नहीं है। तो सुधीर जी इतना ही मैं अभी हाँ, बताऊंगा। ठीक है सर। सर और एक क्वेश्चन है, ये स्वर्ण को डेली दे सकते हैं? हाँ, ये वैद्यों का एक प्रयोग है। स्वर्ण डेली एक्चुअली देना नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसका इम्पैक्ट एक ही दिन 27 डे जब पुष्य नक्षत्र है तभी उसकी माइंड पे, ब्रेन पे, अगर आपका आईक्यू बढ़ाना है तो डेली नहीं देना है। अगर फिजिकल स्ट्रेंथ, क्योंकि वो मटेरियल तो अच्छा ही है, तो आप डेली दे सकते हैं, लेकिन डेली देने का, क्योंकि हमारा जो रोग प्रतिकारक क्षमता है, इम्यूनिटी है, वो फिजिकल बॉडी में नहीं है, वो प्राणव स्रोतस में है। वो प्राणव स्रोतस, वो फिजिकल बॉडी नहीं है। तो इम्यूनिटी जो है वो माता पिता के जब सात्विक भाव और रसज भाव मिलते हैं तो डीएनए का वो पार्ट में है जो डीएनए, ये कहते हैं ना टी सेल, जो सेल की सेल्यूलर मेमोरी जो होती है वो प्राणव स्रोतस में होती है। तो प्राणव स्रोतस है, वो फिजिकल बॉडी नहीं है। वो तो उसमें करना है तो आपको इम्पैक्ट करने के लिए, ब्रेन के लिए और इम्यूनिटी के लिए, तो 27th जो डे है उस दिन जब पुष्य तभी देना चाहिए। लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ, हड्डियों के लिए, मसल्स के लिए और बाकी के लिए तो आपको डेली भी दे सकते हैं। शास्त्रों ने हर प्रकार के बहुत से स्वर्ण बताए हैं। मैंने जो बताया वो पुष्य नक्षत्र के दिन देने वाला स्वर्ण का स्टडी और उसके बारे में बताया है। ठीक है सर। ठीक है, कुशाल जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। हेलो। हाँ यस जी, सर, आस्क योर क्वेश्चन। कुशल जी बोलिए। नमस्ते डॉक्टर रितेश जी। नमस्ते एंड थैंक यू सुधीर जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू डॉक्टर रितेश। जी। सर जी, मेरी 9 मंथ ओल्ड बेबी है, तो और अब तक तो मैं यूएस में रहता हूँ। और अच्छा। यहाँ पे कैसा है, मतलब वैक्सीनेशन कंपलसरी है अगर उनको स्कूल हाँ में डालना है हाँ तो, राइट। तो हाँ अब तक तो वैक्सीनेशन दे पाए, लेकिन अभी जो रिसेंट था ना, वो फ्लू शॉट का वैक्सीनेशन, उससे 9 मंथ का डॉक्टर ने बोला कि वाई यू आर नॉट गिविंग, और क्यों नहीं दे रहे हो। ऐसा मैं बोला कि मुझे वैक्सीनेशन से नहीं है, जो मैंडेटरी है वो सिर्फ दे दो, राइट। हाँ, तो राइट। फिर क्या ये स्वर्ण प्राशन में अभी कंटिन्यू करूं और फिर ये रिवर्स करेगा उसको, अच्छा रहेगा? हाँ, अब प्रश्न पूरा हो गया। हाँ देखो, जी। हम लोग, हमारे जो 7,000 बच्चे का है उसमें सिर्फ हमारे पास ऐसे 120 बच्चे हैं जिसको सिर्फ स्वर्ण प्राशन दे रहे हैं, क्योंकि उसके पेरेंट्स के ऊपर है। हमारा भी वॉलंटरी प्रोग्राम है। कोई पेरेंट्स को पता ही नहीं चल रहा है कि फ्लू का शॉट देना कि नहीं देना, ये पोलियो का वैक्सीन देना कि नहीं देना, लेकिन उसको स्वर्ण प्राशन देना है, उसका फायदा लेना है। तो हम उसको ये दोनों देते हैं कि चलो आप करो, लेकिन एक ही दिन जब आता है तब आप ख्याल रखना, स्वर्ण प्राशन और जब जिस दिन देना है पुष्य नक्षत्र के दिन, तो उसके आगे पीछे के दिन तक आपको उसको कोई वैक्सीनेशन नहीं देना है। तो वैक्सीनेशन आप दीजिए और ये भी करिए। और जो मैंडेटरी है आपके कंट्री के हिसाब से, तो कंट्री के रूल को फॉलो करने के लिए, लेकिन मैं आपको एक स्टोरी जरूर बताऊं जो शायद आपको काम में आए ना है। केरल का एक एमबीबीएस डॉक्टर, देखो आप, मुझे पता नहीं आर यू डॉक्टर और नॉट कुशल जी, आर यू मेडिकल पर्सन या? नो सर, नो हाँ, सर। ओके। तो केरल का एक एमबीबीएस डॉक्टर जो गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में काम करता है, उन्होंने पल्स पोलियो प्रोग्राम था जब हमारा, हर 6 महीने आता है, भारत सरकार का वो प्रोग्राम है, सब लोग करते, सबको लगता है कि ये तो करना ही चाहिए, ये प्रोग्राम, बस बच्चों को पोलियो का ड्रॉप्स देना ही चाहिए, और अब तो इंजेक्टेबल आ जाएगा, वो भी करना चाहिए। तो वो एमबीबीएस डॉक्टर ने उनके सुपरिटेंडेंट को पूछा कि इस रविवार को जब पल्स पोलियो संडे आपने मनाया है, हमारा सरकार का ये प्रोग्राम है, तो मैं उस दिन छुट्टी ले सकता हूँ, क्योंकि उस दिन सबको ड्यूटी होती है। तो उसने बोला ये छुट्टी आपका राइट है, आप लीजिए, कोई बात नहीं, नहीं तो आपको ये कंपनसेट कर देते थे, लेकिन आपकी छुट्टी, अब आपकी छुट्टी जाएगी, ठीक है। तो वो फिर उसने दूसरा प्रश्न पूछा, वो रिटर्न में है, उसको पूछा कि भाई अगर उस दिन मैं, मेरे बच्चे को 5 साल से छोटा है, अगर मैं ये डिसकंटिन्यू करूँ, अभी तक कर रहा था, लेकिन मैं पोलियो का ड्रॉप्स ना दूं तो मैं कर सकता हूँ? तो उनको बताया कि भाई पल्स पोलियो इज ए वॉलंटरी प्रोग्राम, इट्स नॉट मैंडेटरी प्रोग्राम। हमको लगता है मैंडेटरी, लेकिन एक्चुअली नहीं है, क्योंकि वो आरटीआई में पूछा था। फिर उसने बताया कि ये तो हो गया, लेकिन मेरा एक फ्रेंड है, वो मुझे पूछ रहा है, तो मैं उसको क्या मैं बताऊं कि आपको नहीं करना चाहिए? तो उसने बोला राइट टू एक्सप्रेशन, आपके व्यूज आप एक्सप्रेस करो, वो तो आपका पार्लियामेंटरी, मतलब वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका, आप बता सकते हो। ये आरटीआई में पूछा गया है। इसका मतलब क्या हुआ कौशल जी, बताइए। आपका अमेरिका का लॉज के बारे में मैं नहीं बताता अभी। ये इन जनरल जो है,
मैं कनाडा का, आप यूट्यूब में देखिए, पवित्रा करके एक लड़की है, कनाडा में हमारा स्वर्ण जाता है, उनका पूरा देखिए यूट्यूब में, उसमें डाला है। कनाडा का रूल बदला, कनाडा में हॉर्स राइडिंग का कुछ एक एज फिक्स है। ये पवित्र हमारे यहाँ से गर्भ संस्कार लेके, डॉक्टर करिश्मा बहन की वो पति पत्नी ने, रिलायंस में दोनों इंजीनियर थे, वो करके यहाँ से गई, अच्छी बच्ची पैदा हुई थोड़ा, लेकिन फिर वो दोनों को उधर जॉब मिली कनाडा में, और कनाडा में उसको हॉर्स राइडिंग करना था, तो वहाँ उस एज के बच्चों को हॉर्स राइडिंग की छूट नहीं थी, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड और वो डैमेज हो सकती है, तो वो अच्छा रूल है बच्चों के लिए। लेकिन उसने बताया कि भाई मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, हम तो सोनोप्राशन देते हैं, मेरे बच्चे का आप स्ट्रेंथ देखिए, तो वो स्ट्रेंथ और एज, तो एज और स्ट्रेंथ भारत में ऐसा नहीं होता, आप उसका स्ट्रेंथ देखिए। तो कनाडा की एक कमेटी बिठाई गई, स्कूल वहाँ जो लॉज है वो अच्छे भी है, तो उनके लिए एक स्पेशल कमेटी बिठाई गई, उसका चेकअप किया गया, पेडियाट्रिशियन, वायरोलॉजिस्ट, इम्यूनोलॉजिस्ट, जनरल हेल्थ वर्कर, सोशल वर्कर, और सब ने उसका टेस्ट किया। तो बच्चे का पवित्रा का जो स्पाइन है और स्पाइनल कॉर्ड है और पूरा हड्डियों का जो स्केलेटल है वो इतना मजबूत है, उसका बोन डेंसिटी टेस्ट सब किया गया। उन्होंने कहा से कैन अलाउ फॉर हॉर्स राइडिंग, और वो रूल बदल के, ओवर रूल करके उनको पवित्रा को ये घुड़सवारी करने के मिला। और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, आपको बताना पड़ेगा कि मेरे स्वर्ण क्या है। आप बताओ अमेरिका के प्रेसिडेंट को कि आप ये गलत कर रहे हो, मेरे पास एविडेंस है, मैं आपको ये बताता हूँ, मैं साइंटिफिक एविडेंस के साथ आता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा कि भाई वैक्सीनेशन के बजाय स्वर्ण करो, तो वो तो कौशल ही बात कर सकता है, अमेरिकन सिटीजन है या अमेरिका में रहता है तो बात कर सकता है। तो भारत में तो ऐसा है नहीं, यहाँ तो हम लोग तो अमेरिका जो बोलते हैं वो बोलते हैं। आपको कुछ अच्छी लिबर्टी भी है, उसका यूज करिए, या कम से कम आपके बच्चों को स्वर्ण भी दीजिए, और आप रूल को या लॉ को वायोलेट मत करिए, और दोनों दीजिए। ओके कुशल जी। ठीक है सर। सर और एक क्वेश्चन है, हम रेगुलरली देते हैं, तो अब एक महीना मिस हो गया, 2 महीना मिस हो गया, तो उस तो वो टाइम पे क्या करना है? हाँ देखो, ऐसा एक तो हुआ है कि पुष्य नक्षत्र तो एक ही दिन आता है, उस दिन मिस हो गया। और अभी क्या हुआ, ये हमारी स्कूलों में चल रहा था, तो लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद थी, तो विद्या भारती 1 महीना तो चला दिया, फिर मुझे पूछा 2 महीना, 3 साइकिल बदल जाती है ना, तो उसकी इम्पैक्ट कम हो जाती है। तो 1 महीना मिस हुआ तो चिंता मत करिए, दूसरा महीना मिस होता है तो आप बराबर अलर्ट हो जाइए, तीसरा महीना मिस मत करिए, क्योंकि जो स्टेम सेल का जो साइकिल है और इम्यूनिटी का जो साइकिल है उसमें वो फिर ब्रेक हो जाएगा, तो आपको वो थोड़ा देखना पड़ेगा। तो उसमें विद्या भारती ने फिर क्या किया, घर में जाके बच्चों को वैक्सीन, क्योंकि फिर लॉकडाउन पार्शियल खुला था और जहां जहां जो सिस्टम लगी तो उन्होंने शुरू कर दिया। तो इतना ही मैं कहता हूँ कि 1 महीना में कोई चिंता मत करिए। तो भी स्वर्ण का दिन चला गया तो भी आप ये स्वर्ण दे दीजिए, कुछ बाकी फायदा तो जरूर होगा। तो डे अगर मिस हो गया, लेकिन मंथ मिस हो गया, तो दूसरा को आप अलर्ट हो जाइए, लेकिन तीसरा तो आप मिस मत करिए प्लीज। ठीक है सर। ठीक है। और एक क्वेश्चन है, ये एम्प्टी स्टमक में देना है या खाने का बाद देना है? हाँ, एम्प्टी स्टमक देना है मॉर्निंग में। अच्छा सर। उसका और समय होता है और उसका पूर्वाभिमुख बिठाना, उसका मंत्र है, वो हम सब शेयर करते हैं, उसका बड़ा साइंटिफिक मेथड से दिया जाता है। तो उस जब ये स्वर्ण बनता है तब भी मंत्र बोला जाता है, उस तरह से तैयार किया जाता है। और जब देना होता है तब भी बच्चे का मुंह माँ के गोद में या फिर आचार्य की गोद में, टीचर के गोद में बिठा के पूर्वाभिमुख मुख करके वो ड्रॉप्स पिलाया जाता है। और उस समय मोबाइल में या जो भी सिस्टम आपके पास है उससे मंत्र अगर आप खुद बोलते हैं तो बहुत अच्छा है, आप सीख लीजिए। डॉक्टर निशा और डॉक्टर करिश्मा ने बहुत अच्छे आवाज में उसका मंत्र बनाया है। दोनों आयुर्वेदाचार्य है, दोनों प्रोफेसर है, दोनों साइंटिस्ट है। तो आपको सुधीर जी के माध्यम से वो मंत्र, शायद मनीषा बहन है कि नहीं इसमें पता नहीं, इसमें मीटिंग में, लेकिन वो अगर भेज सकती है तो आपको वो भेजेंगे। तो मेरे पास अभी नहीं है फिलहाल, लेकिन उस ग्रुप के पास है। और अगर कोई नहीं भेजेगा तो मैं श्याम प्रिया को बोलूंगा, वो भी इसमें आपको भेज सकती है। आप ठीक है सबको शेयर करिए। ठीक है। ठीक है सर। सर प्रकाश जी, डॉक्टर प्रकाश जी, आस्क योर क्वेश्चन सर। प्रकाश डॉक्टर पंडेकर जी। प्रकाश। हाँ नमस्ते डॉक्टर हाँ हितेश। नमस्ते डॉक्टर प्रकाश जी, बोलिए। हाँ मैं भी अमेरिका से ही बात कर रहा हूँ। ठीक है। एक्चुअली आई एम फ्रॉम मुंबई अच्छा। एंड I did my homeopathy, I did my Ayurveda, I did my homeopathy in 1964, then Oh. I did my Ayurveda. उस And साल में 4 साल का था।
नहीं. And last 30 बहुत years मजा I'm आया. doing naturopathy and yoga, and that's what I'm traveling a lot. So I remember my grandmother, say about 60, 65 years before. Okay. We had a joint family in a village, and that time she used to give 1 gram this gold boiled in a water, and that water she used to give to the children. So what is your opinion on that? हाँ, वो इसको गरथुथी बोलते हैं. हमारे यहाँ गुजरात में भी यही ट्रेडिशन है. शायद आप Right. महाराष्ट्र से हैं. Yeah. आप महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में हाँ ऐसा ट्रेडिशन है. हमारे यहाँ गुजरात में भी यही ट्रेडिशन है. लेकिन हाँ जी. वो जो है इम्यूनाइजेशन का वो नहीं है उसमें सेंस. नहीं बराबर है. हाँ. But I remember that. नहीं सही बात है. You are remembering गुड थिंग. वही अच्छी बात है. याद करने का तो प्लेटफॉर्म है एनईएल जी. राइट. प्रकाश जी अच्छा शेयर किया आपने. और ये बात हमारी आपको कैसी लगी फिर प्लेटफॉर्म पे बताइए. नहीं, बहुत अच्छा. I written also earlier that very wonderful presentation you had, and some of the thoughts were very impressive. And because I am also regular webinar speaker for many other things, and one of the things I tried in this pandemic was how to enhance your immunity through naturopathy and yoga. So those are the things. But I love to learn many things. I have no barrier as such. I love to learn. Yeah. Thank you very much. कभी मिलते हैं. If when we'll be in India, आप जामनगर. मैं जामनगर. हाँ जी. आप जरूर आइए प्रकाश जी. अच्छा, नमस्ते. नमस्ते. Thank you, sir. ठीक है सुधीर जी. हाँ, sir. We are now going at about 10. हाँ sir. One more last question. If any private doctor आपको एक काम में जुड़ना चाहता है तो any private doctor of Ayurveda or any doctor. बताइए आप नाम कौन है? अच्छा कोई नहीं अभी कोई लोग YouTube में भी देखते हैं उसके बाद आपको प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं. हाँ तो आप नंबर है हमारा जो लोका आयुर्वेद का. हाँ ठीक है. मैं श्याम प्रिया को बताता हूँ कि एक तो आपकी वेबसाइट में भी हमारा संपर्क होगा ही, लेकिन www.lokayurved.com आप विजिट करिए. और उसमें सब बाकी डिटेल्स भी है. मेरा डिटेल्स है, हमारे इंस्टीट्यूट का डिटेल्स है, और डॉक्टर मैडम मनीषा बेन है कि नहीं पता नहीं, तो वो बड़ा काम वो कर रही है वहाँ से गुजरात से, और वो आपको भी सहायता कर सकते हैं. और हमारे काम में जुड़ना है तो सुधीर जी से जुड़ गए तो हमसे जुड़ गए. बिल्कुल सही बात है. क्योंकि हम लोग सुधीर और हम एक ही है. और आज प्रकाश जी ने जो बताया तो बहुत अच्छा लगा कि बाहर से दुनिया भर से लोग, कुशल जी भी शायद अमेरिका से थे ना. हाँ सर. हाँ ठीक है. तो अच्छा किया. और इसका रिकॉर्डिंग भी बहुत लोग देखेंगे और पूरे दुनिया में लोग देखेंगे. और हम आपने ज़्यादा ही लिया तो हम यहाँ समाप्त करते हैं. Thank you all. Thank you for the participants to join us today's webinar. Thank you Hitesh ji. Thank you. Thank you. सबका बहुत धन्यवाद. Thank you.